अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में सेक्शन है एम्ब्रियोलॉजी और इसमें बात हो रही है जी थायराइड डेवलपमेंट की। थायराइड आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्लैंड है जिसकी 2 लोब्स हैं और इस्थमस के साथ जो है ये कनेक्ट होता है। ऊपर यहाँ पर आपके पास टंग है, ठीक है। टंग की जब हम जीआईटी के अंदर इसकी हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो ये 2/3 और 1/3 इस तरह से टंग की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब होता ये है कि टंग के 2/3 और इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 वहाँ से लेके थायराइड तक जो है ना वो हमारे पास एक डक्ट बनती है जिसको हम थायरोग्लॉसल डक्ट कहते हैं। नॉर्मली विद टाइम जो है ये ऑब्लिटरेट कर जाती है, लेकिन अगर ये ऑब्लिटरेट नहीं करे तो यहाँ पे हमारे पास थायरोग्लॉसल सिस्ट बनती है या फिर पिरामिडल लोब होती है, ठीक है। पिरामिडल लोब बेसिक क्या होती है कि जो थायरोग्लॉसल डक्ट का डिस्टल पोर्शन है ना वो ऑब्लिटरेट नहीं होता, अबव द इस्थमस जो है ना उसको हम पिरामिडल लोब कहते हैं। और थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट जो है ना इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है कि फुल एंटीरियर मिड लाइन में जो है ना आपके पास मैस होता है, ठीक है। इसको जब आप क्लिनिकली देखेंगे ना तो ये जब आप पेशेंट से कहेंगे कि अपनी ज़ुबान बाहर निकालें, प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, या फिर उससे कुछ स्वॉलो करने के लिए कहेंगे, सो ये विद द स्वॉल्विंग और विद प्रोट्रूजन ऑफ नेक मूव करती है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम ब्रेंकियल सिस्ट की बात करें या जिसको हम सर्वाइकल साइनस, परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस भी कहते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि वो स्वॉल्विंग के साथ या प्रोट्रूजन ऑफ नेक टंग के साथ मूव नहीं करती है, ठीक है। उसको हम फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट भी कहते हैं या फिर ब्रेंकियल सिस्ट भी कहते हैं या परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस, जो अल्टीमेटली यही फ्रेंजियल या ब्रेंकियल सिस्ट बनता है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ उन्होंने डेवलपमेंटल बताए हैं कि जी कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा स्ट्रक्चर डिराइव्ड है। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो एंडोडर्म से हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स 4th फ्रेंजियल पाउच से हैं। यहाँ पर तो सिर्फ इसने 2 की बात बताई है। अगर हम बाकी सब भी देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर एग्जांपल, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। उसमें भी एंटीरियर जो है वो कहाँ से हो रहा है, रैथकेस पाउच से। पोस्टीरियर जो है वो हमारे पास न्यूरोएक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है, ठीक है। थायराइड के फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल्स यहाँ पे उसने मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज है और पैराथायराइड हैं, ये दोनों एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। गोनेड्स हैं, ये मीजोडर्म से डेवलप हो रहे हैं। सो बेसिकली जो है ये सारी डेवलपमेंट हमने ना रिप्रोडक्टिव वाले यूनिट के अंदर हमारे पास टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। या जैसे मैंने आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास थायराइड डेवलपमेंट या थायराइड की एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आएँ एंडोक्राइन एनाटमी के ऊपर, ठीक है। इसमें अब हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं ना उसकी एनाटमी उन्होंने यहाँ पे हमें बताई है, ऑल्दो बहुत इन डेप्थ नहीं है एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी। यहाँ पे फिजियोलॉजी जो है ना, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के टाइज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो एनाटमी जितनी उन्होंने बताई भी है पिट्यूटरी ग्लैंड की, एड्रीनल कॉर्टेक्स की और पैंक्रियाज की, ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है ना वो यही है कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है। सो या आप देखें, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ओरल एक्टोडर्म या रेथकेस पाउच से ये डिराइव होता है, ठीक है। और इसने बहुत से हार्मोन सिक्रीट करने होते हैं जिसमें FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और बीटा एंडोर्फिन, ये सारे के सारे रिलीज हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना यही 2 बेसिक लोब्स होती हैं पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी जो अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से पड़ा हुआ होता है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये इसकी पिट्यूटरी स्टॉक होती है, यहाँ से ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है और ये पड़ा जिस सैक, एक हम इसको सैक कह सकते हैं जिसमें ये पड़ा होता है, उसको हम सेला टर्शिका कहते हैं, ठीक है। सो जो इसकी बड़ी लोब्स हैं ना वो तो इंटीरियर और पोस्टीरियर ही हैं, लेकिन एक छोटी सी लोब इंटीरियर इंटरमीडिएट लोब भी होती है, ऑल्दो इसका कोई इतना ख़ास फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि वो MSH या मेलानोट्रोपिन जो है ना इसको सिक्रीट करती है, ठीक है। बाकी इसकी इतनी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हार्मोन्स हमने देख लिए हैं। अब हार्मोन्स के साइड पे ना आप ये जो नोट यहाँ पे है इसमें देखें कि यहाँ पे इन्होंने हमें निमोनिक बताया हुआ है, फ्लैट पे बी फ्लैट और एसिड पिग का या फ्लैट पिग का। अब फ्लैट पिग जो है ना FSH, LH, ACTH, TSH,
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL और ग्रोथ हार्मोन इसके लिए है, ठीक है। और स्टेनिंग के ऊपर हमें ये किस तरह से मिलते हैं या कलर इसका क्या होता है, तो अगर तो ये ब्लू और पर्पल जो हार्मोन स्टेन होते हैं ना HNE स्टेनिंग के ऊपर, उनको हम बेसोफिल्स कह रहे हैं, और जो रेड या पिंक होते हैं उनको हम एसिडोफिल्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने निमोनिक भी हमें बना के दिया हुआ है B फ्लैट, B इज़ फॉर बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स कौन कौन से हैं, FSH, LH, ACTH और TSH। एसिड पिग्स में हमारे पास एसिडोफिल्स हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन्स हैं। सो ये हमारे पास सारे के सारे जो है ना हार्मोन्स हैं, और इनको हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी की, ठीक है। इसमें एक और एक्स्ट्रा बात सिर्फ ये है कि जितने भी ये हार्मोन्स हैं ना, इनमें कुछ सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, या इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसमें अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट है। अब जो अल्फा सब यूनिट है ना वो इन 4 हार्मोन्स का सेम है, TSH, LH, FSH और HCG, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH, FSH और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो इसका अल्फा सब यूनिट सेम है, इसकी मैं आपको सिग्निफिकेंस बताती हूँ। बीटा सब यूनिट जो है वो इस हार्मोन का, हर हार्मोन का अपना स्पेसिफिक है जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है। अब हमारे पास जो है ना प्रेगनेंसी में आपको पता है कि HCG जो है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ होता है। तो अगर HCG ज़्यादा हुआ हुआ है बिकॉज इसका जो अल्फा सब यूनिट है वो सेम ही है, तो हमें ऐसे लगेगा शायद TSH इंक्रीज़ हुआ हुआ है। ये हमें मिस गाइड थोड़ा सा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डराइव होता है कहाँ से, न्यूरोएक्टोडर्म से, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि न्यूरोएक्टोडर्म जो है ना, ये मैंने न्यूरो वाले चैप्टर में डिटेल से बताया हुआ है। न्यूरोएक्टोडर्म जो है ना ये बेसिकली CNS के लिए है, और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं ये बेसिक किसके लिए है, PNS के लिए है, ठीक है। यानी कि जो न्यूरोएक्टोडर्म है वो पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं उसने कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, दैट इज़ इन द PNS, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर 2 ही हमारे पास हार्मोन्स हैं, एक है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जो है ना बेसिक इनका कुछ प्रोजेक्शंस जो है ना न्यूरॉन्स की वो हाइपोथैलेमस से निकल रही होती हैं, ठीक है। और वो हार्मोन्स को बेसिक जनरेट जो कर रही हैं ना वो कहाँ से हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं। उसके बाद वाया स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिनको हम न्यूरोफाइसिन्स कहते हैं, ये फिर आती हैं और मॉडिफाइड एक्सॉन्स के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं, या ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और वहाँ से रिलीज़ होते हैं। सो ये जो है ना आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, प्रोडक्शन होना, ठीक है, या फिर जनरेशन होना। जो भी सिंथेसिस है ना वो कहाँ पे हो रही है, वो हाइपोथैलेमस में हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि ये रिलीज़ कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, हाइपोथैलेमस के बाद ये पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, और वहाँ पे फिर वाया न्यूरोफाइजिन्स, ये जो मैंने आपको बताई हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, उसके थ्रू फिर ये रिलीज़ होते हैं। तो अगर आप इसको देखें ना, पहली जो लाइन इन्होंने लिखी हुई है कि इट स्टोर्स एंड रिलीज वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन बोथ मेड इन द हाइपोथैलेमस। अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे है, तो वो हाइपोथैलेमस में है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया न्यूरोफाइसिन्स, ठीक है। फिर न्यूरोफाइसिन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, और फिर वहाँ से जो है ये वाया मॉडिफाइड एक्सॉन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हाइपोथैलेमस में भी स्पेसिफिकली जो है ना सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ये बनते हैं, ठीक है। ये भी मैंने न्यूरो में आपको बताया है कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से स्पेसिफिक न्यूक्लियस हैं और कहाँ कहाँ से ये हमारे पास रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। वो डिटेल में वहाँ पे है। अदरवाइज ऑक्सीटोसिन और ADH का आपने याद रखना है कि वो सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अब जो है ना वो हमारे पास है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। इसका भी अगेन उन्होंने हमारे पास डिराइव कहाँ से हुए हैं ये चीज़ बताई हुई है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना वो मीजोडर्म से डिराइव्ड है, और मेडुल्ला जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से। अगर आपको यहाँ से इस तरह याद हो सकते हैं तो डेफिनेटली आप याद करें, लेकिन अगर अलग अलग सेपरेट यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको नहीं याद हो रहे, तो रिप्रोडक्टिव के अंदर एक पूरा इसका जो है ना चार्ट बना हुआ है, वहाँ से ईजिली सारे एक ही दफ़ा में हम याद कर लेंगे, ठीक है।
और ये अनफॉर्चुनेटली हैं सिर्फ क्रैमिंग ही है। जितनी बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे, जितनी बार आप इसको बार-बार रिकॉल करेंगे, उतना ही अच्छा आपको याद होगा, ठीक है? और इसमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि थायराइड फॉलिकुलर सेल्स कहाँ से डेराइव होते हैं? एंडोडर्म से। पैराफॉलिकुलर फोर्थ फेरेंजियल से। कॉर्टेक्स एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ से है? मेसोडर्म से। मेडुल्ला कहाँ से है? न्यूरल क्रेस्ट से। इंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से है? रेथकेस पाउच से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहाँ से है? न्यूरोएक्टोडर्म से। ये बिल्कुल पेट इसी तरह ही सिंपल लाइन्स होती हैं। अब आप देखें, नीचे हमारे पास बात हो रही है एड्रीनल ग्लैंड्स की, ठीक है? एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है कि किडनी के ऊपर पड़े हुए होते हैं, ठीक है? उस उनके ऊपर ना चढ़ के बैठे हुए होते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड्स। इसकी हिस्टोलॉजी और एनाटमी तो हो गई कि ये कहाँ पे होते हैं, किडनीज़ के ऊपर होते हैं। और हिस्टोलॉजी में आप देखें कि उन्होंने इसकी जो है ना वो एक मॉडिफाइड पिक्चर दिखाई हुई है मैग्नीफाई करके, कॉर्टेक्स की भी और मेडुल्ला की भी। बाहर इसके एक आउटर कैप्सूल होता है, ठीक है? इसके अंदर कैप्सूल में कुछ खास नहीं, सिर्फ कोलेजन मटीरियल ही होता है। और उसके अंदर कॉर्टेक्स है और फिर कॉर्टेक्स से भी आगे जो है वो मेडुल्ला है। कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें जीएफआर निमोनिक है, ठीक है? ज़ोना 3 ज़ोन्स हमने बनाए हुए हैं, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना फेसिकुलाटा और ज़ोना रेटिकुलरिस, ठीक है? जो हमारे पास ज़ोना फेसिकुलाटा है ना, वो थोड़ा-सा पोरस होता है, ठीक है? और ज़ोना रेटिकुलरिस जो है, इसकी अगर हम हिस्टोलॉजी के ऊपर देखें तो ये इओसिनोफिलिक होता है, ठीक है? अच्छा, अब हमने देखना है कि इसने कौन-कौन से ज़ोन से कौन-कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है? हार्मोन की क्लास क्या होगी और उसकी रेगुलेशन किस तरह से होगी, ठीक है? इन डेप्थ हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड की भी जो पैथोलॉजीज़ हैं इससे रिलेटेड, वो भी हम आगे देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के इवन नेक्स्ट जो हमारी फिजियोलॉजी है ना, उसके अंदर हमने सारे के सारे इन हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ना है कि क्या इसका लिंक है। इसी तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुल्ला, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा-सा ओवरव्यू है। एंजियोटेंसिन किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आपकी किडनी के साथ इसका लिंक क्या है, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, क्या इसकी पैथोलॉजीज़ होंगी, वो सब चीज़ें आगे हैं। यहाँ पे सिर्फ उसका एक बेसिक आप इसको ओवरव्यू समझ लें, ठीक है? सो ये था हमारे पास कॉर्टेक्स में जीएफआर। अब अगर हम देखें कि हार्मोन्स कौन-कौन से रिलीज़ होंगे या क्लास ऑफ हार्मोन क्या होगी, तो ग्लोमेरुलोसा जो है ना, उसने बेसिकली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करना होता है, ठीक है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में वैसे तो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन भी है, लेकिन जो मेजर हार्मोन या प्राइमरी हार्मोन है ना, वो हमारे पास क्या है, एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है? फेसिकुलाटा है, वहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होंगे और उसका प्राइमरी हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल है। रेटिकुलरिस जो है वो बेसिक एंड्रोजन्स के लिए है, ठीक है? उसमें डाइहाइड्रो एपीएंड्रोस्टिनिडायोन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है? ये डीएचईए हो गया है। रेगुलेशन अब इसकी किस तरह से होगी, एल्डोस्टेरॉन की रेगुलेशन जो है ना वो एंजियोटेंसिन 2 करता है, ठीक है? नॉर्मल एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है कि इसने सोडियम और वाटर की रिटेंशन करनी है, ठीक है? पोटाशियम और हाइड्रोजन को इसने एक्सक्रीट करना है, ठीक है? ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। और इसको रेगुलेट कर रहा होता है एंजियोटेंसिन 2, कि बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर की क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एंजियोटेंसिन डिसाइड करता है कि अच्छा भैया एल्डोस्टेरॉन को ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है? और एसीटीएच और सीआरएच जो है, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, ये डिसाइड करता है कॉर्टिसोल को, उसकी अमाउंट को, कि वो ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अब रिलीज बेसिक उसको रेगुलेट करना, ठीक है? और डीएचईए भी एसीटीएच और सीआरएच से होता है। एसीटीएच जो है वो बेसिकली एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है। इन सब हार्मोन्स को भी हम आगे देखते हैं। फिर आता है, ये तो हो गया जी हमारे पास कॉर्टेक्स। आगे है अब हमारे पास मेडुल्ला, ठीक है? मेडुल्ला की अगर आप देखें ना, ऊपर सारा ये आपको पिंक पिंक इओसिनोफिलिक नज़र आ रहा है, ठीक है? लेकिन क्रोमाफिन सेल्स या मेडुल्ला जो है ना, ये आपके पास बेसोफिलिक है या ब्लू है, ठीक है? और इसमें जो है ना वो काफ़ी सारी वेसल्स होती हैं, इसकी वेस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? इस वजह से ये बेसोफिलिक है हमारे पास। अगर हम बात करें कि रिलीज़ क्या करता है, तो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जो है ना वो इन क्रोमाफिन सेल्स से रिलीज़ होता है, ठीक है? और ये हैं क्या चीज़ें ये हैं कैटेकोलामीन्स हमारे पास। रेगुलेशन इसकी किस तरह से होती है, इसकी रेगुलेशन के लिए ना प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। अगर आपने फार्मा क्रैश कोर्स सुना हुआ है पहले, या अगर नहीं भी सुना हुआ, तो उसमें आप देखेंगे कि सिंपैथेटिक फाइबर्स
कि प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक 2 तरह के होते हैं, ठीक है? लेकिन एड्रेनल मेडुला जो है ना, इसमें इस तरह से नहीं होता है। इसका सिर्फ़ प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर होता है जो डायरेक्ट एड्रेनल मेडुला पे एक्ट करता है। वहाँ से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? नीचे उन्होंने ये आपके पास निमोनिक बताया हुआ है, जीएफआर कोरेस्पॉन्ड्स विद सॉल्ट, शुगर एंड सेक्स, ठीक है? इस तरह से आपने याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लें, अदरवाइज़ जीएफआर भी और एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स जो है वो सिंपल ही है। नेक्स्ट अब है हमारे पास एंडोक्राइन पैंक्रियास और सेल टाइप्स, ठीक है? ये पिक्चर में आप देखें कि पैंक्रियास में जो है ना एक एक्सोक्राइन पैंक्रियास है और एक एंडोक्राइन पैंक्रियास है। यहाँ पे उसने जो बात की हुई है ना वो हमारे पास एंडोक्राइन पैंक्रियास की है जो बेसिकली हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है? सो इसमें आप देखें कि 3 तरह के उसने मेजर सेल्स दिखाए हुए हैं, अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं और डेल्टा सेल्स हैं। अल्फा ने ग्लूकागॉन सिक्रीट करना है, ये पेरिफेरी पे पड़े हुए हैं, ठीक है? बीटा सेल्स जो हैं वो सेंटर में हैं और इन्होंने इंसुलिन रिलीज़ करना है। फिर डेल्टा सेल्स हैं, सोमैटोस्टेटिन है और ये कहीं-कहीं पे ये इंटरस्पर्स से हैं, कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है। एक छोटी-सी कैपिलरी उन्होंने हमें दिखाई हुई है। तो इन सब सेल्स को जो है ना हम मिला के क्या कहते हैं, आइल्ड्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट अब है हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है? ये जो टेबल है ना सारा का सारा, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और सारी आपकी जो आगे एंडोक्राइन इवन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों चीज़ें जो है ना वो इसी टेबल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है? अगर जिस बच्चे को ये समझ आ गया है ना उसके लिए आगे वाली चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, जिस हार्मोन का दूसरे हार्मोन के साथ क्या लिंक है, वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के ऊपर, ठीक है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि डायूरेसिस क्या होता है, बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होना, ठीक है? और ये है एंटी डायूरेटिक, यानी कि ये बॉडी में वाटर को रिटेन रखेगा, उसकी डायूरेसिस जो है वो कम करेगा, ठीक है? अब किस तरह से बॉडी के अंदर ये वाटर को रिटेन रखता है, वाटर परमिएबिलिटी जो है डीसीटी की इंक्रीज़ करता है, ठीक है? और कलेक्टिंग डक्ट की, वहाँ से क्या होता है कि जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है? सो ये तो हो गया इसका नॉर्मल फंक्शन। अब जो क्लिनिकल नोट्स में छोटी-छोटी बातें हैं ना वो क्या हैं कि अल्कोहल कंजप्शन जो है ना वो एडीएच की सिक्रीशन को कम करती है, ठीक है? जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, पॉलीयूरिक होता है और फिर डिहाइड्रेटेड होता है। सो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे जो है ना फंक्शंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? ये नोट्स वाली बातें इतनी कोई ख़ास नहीं है, ऑल्दो वो रिलेटेड ही हैं, ठीक है? नेक्स्ट है अब हमारे पास सीआरएच, ठीक है? कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। इसमें जो है ना अब आप देखेंगे उन्होंने 3 लिखे हुए हैं, एसीटीएच, एमएसएच और बीटा एंडोर्फिन्स। तो हमारे पास जो है ना एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन, ठीक है? अब इसके अंदर आप देखें कि इसको अगर हम डिवाइड करें ना, प्रो ओपियो, ओपियो से मतलब है कि कुछ ओपियोइड्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है? यानी कि बीटा एंडोर्फिन्स जो हैं उसका प्रिकर्सर भी यही है। मिलेनो से हमें पता चलता है कि मेलानोसाइट्स का प्रिकर्सर भी यही है और कॉर्टिन जो है वो यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिसोल का प्रिकर्सर भी यही है, ठीक है? मोस्टली यहाँ पे जो हमारा ज़िक्र होगा ना वो होगा मेलानो और कॉर्टिन का, कि ये दोनों ही मेलानो कॉर्टिन जो है ना ये इकट्ठे रिलीज़ होते हैं। कि जब भी एसीटीएच बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा ना, इस पॉइंट को आप समझ लें क्योंकि आगे ये बहुत जगह यूज़ होगा, कि जहाँ पर भी आपके पास एसीटीएच ज़्यादा होगा वहाँ पे पेशेंट का जो है ना वो कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है? जब पेशेंट कॉर्टिसोल के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं सो क्या होती है, स्किन की पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। आगे हम पैथोलॉजीज़ में, कुशिंग में और बाकियों में भी देखेंगे कि जहाँ-जहाँ पे एसीटीएच का, कुशिंग डिज़ीज़ और कुशिंग सिंड्रोम का भी डिफरेंस जब हम करेंगे ना तो उसमें अंदर भी जो मेन की पॉइंट होगा ना वो यही होगा कि एसीटीएच इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों एक ही प्रिकर्सर प्रोओपियो मेलानोकॉर्टिन से बन रहे हैं, ठीक हो गया? नोट्स में अगेन वही है कि इट इज़ डिक्रीज्ड इन द क्रॉनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़। जब आप एक्सोजेनसली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल बन रहा है ना चीज़ वो शट डाउन हो जाती है, क्योंकि बॉडी स्टिमुलेट ही नहीं होती है। सीआरएच को लगता ही नहीं है कि हमें जाके
एड्रीनल्स को स्टिमुलेट करना चाहिए कि वो मज़ीद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी ही बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास डोपामीन। अब डोपामीन का और प्रोलैक्टिन का जो है ना वो बहुत ही जन्मों जन्मों का साथ है इन लोगों का, कि डोपामीन ने बेसिक क्या करना होता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। इसी वजह से जब एंटीसाइकोटिक्स या हेलोपेरिडोल जो स्किज़ोफ्रेनिया में यूज़ होते हैं, ठीक है, या बाकी डिजीज़ेज़ में भी, तो जो डोपामीन एगोनिस्ट की वजह से पेशेंट को जो है ना वो ग्लैक्टोरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं मेल पेशेंट्स अक्सर, ठीक है, या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के अदर सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि डोपामीन और प्रोलैक्टिन का जो है ना वो इनवर्स रिलेशन आप इसको समझ लें, ठीक है। इसको हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। सो डोपामीन और प्रोलैक्टिन का तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास है टीएसएच से रिलेटेड। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये उसको भी कम करता है, ठीक है। इस बात को जो है ना वो आप ज़रा बोल्ड करके रख लें, क्योंकि आगे भी इसका जो है ना वो एक कोरिलेट आएगा नीचे जब हम TRH पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी। तो खैर ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन और टीएसएच दोनों को ही डिक्रीज़ करता है। फिर है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर है हमारे पास, सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट फिर है हमारे पास गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब GnRH जो है ना उसका नॉर्मल रिलीज़ किस तरह से होता है, एक पल्सेटाइल फॉर्म में रिलीज़ होता है, पल्सेस की फॉर्म में, थोड़ा सा आएगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, सही है। तो ये GnRH का जो नॉर्मल फंक्शन है ना वो क्या है कि ये प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा इसका फंक्शन होता है, क्योंकि ये आपकी जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो FSH और LH जो है ना उसको ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है, GnRH। अब GnRH अगर नहीं होगा तो क्या होगा, FSH LH कम हो जाएंगे और आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होगी। अब GnRH को कम कौन करता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब ये MSH ऑक्सीटोसिन को आप छोड़ दें नीचे, प्रोलैक्टिन के ऊपर आ जाएं। प्रोलैक्टिन का देखें आप फंक्शन, उसने लिखा हुआ है कि GnRH को ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो है ना ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका पल्सेटाइल रिलीज़ होता है या टोनिकली ये जो है ना सिक्रीट हो रहा होता है। सो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन का रिलीज़ सबसे पहले तो कब होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट के बाद बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है लैक्टोजेनेसिस, उसके अंदर प्रोलैक्टिन का रोल होता है। इसी वजह से ही ये जब नॉर्मली नेचर ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि जब माँ बच्चे को फीड करवा रही होती है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका मैकेनिज़्म ये है कि GnRH को इनहिबिट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से FSH और LH इनहिबिट रहते हैं, ठीक है। सो फर्टिलिटी आपकी उस तरह से नहीं होती है, इस वजह से वो कंसीव नहीं कर सकती है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। सो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है हमारे पास, ठीक है। सो एक बात तो ये होगी प्रोलैक्टिन से रिलेटेड। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर प्रोलैक्टिन का जब हम डिटेल में जाएँगे ना तो प्रोलैक्टिनोमा को हमने अच्छा खासा डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आप खुद सोचें कि जब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? अब वो बहुत ज़्यादा किस वजह से हो सकता है? डोपामाइन एंटागोनिस्ट यूज़ करने की वजह से हो सकता है, ठीक है? या फिर कोई प्रोलैक्टिनोमा डेवलप हो गया है, ठीक है? कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही एडिनोमा डेवलप हो गया है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन को रिलीज़ कर रहा है। सो उससे क्या होगा, हमारे पास एमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोगोनाडिज्म, ग्लैक्टोरिया, ये सारे सिम्पटम्स आएँगे। इसकी हम ना फिजियोलॉजी बाद में देखेंगे। अभी बस आप उसके मेन फंक्शंस जो है ना वो समझें। सो पीछे हमारे पास रह गया जी MSH। MSH का मैंने आपको बता दिया है कि मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, और नोट्स में अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इट कॉजेज़ हाइपर पिगमेंटेशन इन द कुशिंग सिंड्रोम एज MSH एंड ACTH शेयर द सेम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। ठीक हो गया। दूसरा है अब हमारे पास ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है ये एज न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है और एज अ पेरिफेरल हार्मोन भी एक्ट करता है, ठीक है। एक तो इसका लेबर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि यूट्राइन कंट्रैक्शंस में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। अब इस बात को समझें कि जो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स है ना वो एक डिफरेंट चीज़ है, और लैक्टोजेनेसिस या मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो और चीज़ है। तो मिल्क की प्रोडक्शन जो है ना वो कौन करवा रहा है, या लैक्टोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं वो प्रोलैक्टिन करवा रहा है। लेकिन इन रिस्पॉन्स टू सकलिंग, बच्चा जब सक कर रहा है तो वो जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है ना, मिल्क का आना,
वो कौन करवाता है? वो ऑक्सीटोसिन करवाता है, ठीक है? और बाकी इसका एज़ न्यूरोट्रांसमीटर फ़ियर, एंग्ज़ायटी, मूड, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में भी इसका लिंक है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाए जी सोमैटोस्टैटिन के ऊपर। सोमैटोस्टैटिन जो है ना, वो बेसिकली आप इसको इन्हिबिटरी हार्मोन के तौर पे याद रखेंगे, सब चीज़ों को इन्हिबिट ही करेगा और इसका दूसरा नाम भी यही है, ग्रोथ हार्मोन, इन्हिबिटरी हार्मोन, ठीक है? सो बेसिक इसने जो है ना, वो ग्रोथ हार्मोन को इन्हिबिट करना होता है और साथ ही साथ टीएसएच को भी ये इन्हिबिट करता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच। अब टीआरएच इसको आप देखें, ठीक है? और जो डोपामीन के साथ प्रोलैक्टिन और टीएसएच है, वहाँ पे डोपामीन, टीएसएच और प्रोलैक्टिन इन दोनों को कम कर रहा था, ठीक है? प्रोलैक्टिन और टीएसएच का हमें क्या पता चला है कि तकरीबन सेम ही ये इनहिबिट और स्टिमुलेट होते हैं। और टीआरएच अब यहाँ पे थायराइड को तो स्टिमुलेट कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ प्रोलैक्टिन को भी स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है? अब टीएसएच जो है ना, एक बात समझें कि टीएसएच जब ज़्यादा होता है तो टी3, टी4 कम होता है या ज़्यादा होता है? सोचें ज़रा इस बात को। वैसे तो हम ये करेंगे इसको भी डिटेल में, लेकिन टीएसएच जो है ना, कब ज़्यादा होता है? जब टी3, टी4 कम होते हैं हमारी बॉडी में। जब बॉडी हाइपोथायराइड की स्टेट में होती है ना, तब वो स्टिमुलस देती है कि भई थायराइड ग्लैंड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो भई इसको स्टिमुलस चाहिए। वो टीएसएच को स्टिमुलेट करता है या फिर टीआरएच को स्टिमुलेट करता है, ठीक है? तो इस तरह से टीएसएच की अमाउंट जो है ना, वो कब ज़्यादा होती है? जब टी3, टी4 यानी कि हाइपोथायराइड वाली कंडीशन होती है, ठीक है? सो हाइपोथायराइड वाली कंडीशन में या जब टीआरएच ज़्यादा होता है ना, तो ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ कर देता है, जिससे पेशेंट को ग्लैक्टोरिया डेवलप होता है, क्योंकि टीआरएच जो है ना, वो टीएसएच और प्रोलैक्टिन इन दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक हो गया? नीचे आप अब ये देखें कि उन्होंने हाइपोथैलेमस में जो हैं और उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं। जो इसको आप सोचें कि सबसे जो ऊपर पड़ा हुआ है ना, वो हाइपोथैलेमस है, फिर हमारे पास पिट्यूटरी है एंटीरियर या पोस्टीरियर, और फिर उसके बाद हमारे पास कोई स्पेसिफिक ग्लैंड आ जाएगा। अगर हम थायराइड की बात कर रहे हैं तो थायराइड होगा, ठीक है? या कोई और हम एड्रीनल्स की बात कर रहे हैं तो एड्रीनल होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि सीआरएच ने जो है वो किसको स्टिमुलेट किया है? एसीटीएच को, ठीक है? एड्रीनल एसीटीएच कहाँ से रिलीज़ होता है? बेसिक एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है? और इसने काम कहाँ पे जाके करना है? एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर। आगे है हमारे पास जीएनआरएच ने एलएच, एफएसएच, ये सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, इसको स्टिमुलेट करना है। जो थायराइड वाला है उसने टीएसएच को स्टिमुलेट करना है। ग्रोथ हार्मोन वाले ने ग्रोथ हार्मोन को, और डोपामीन ने प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना है, ठीक है? ये सारी बातें हो गई। एक एरो आपको नज़र आ रहा होगा जी, ये टीआरएच से ऊपर होता हुआ पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है प्रोलैक्टिन को। ये वही बात है जो अभी हमने की है। ठीक हो गया? और दूसरा एरो आपको नज़र आ रहा है कि प्रोलैक्टिन और ये डोपामीन जो है ना, ये डोपामीन से बेसिकली होता हुआ ये इनहिबिट कर रहा है टीएसएच को, और सोमैटोस्टैटिन तो सबको ही इनहिबिट करता है, ठीक है? तो ये सारी बातें समझ आ गई, और इन्होंने बड़ा प्यारा ये ब्लू और पिंक करके बनाए हुए हैं कि ये एसिडोफिल्स हैं ग्रोथ वाले और प्रोलैक्टिन, और दूसरे जो हैं वो ब्लू में बेसोफिल्स हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो अब आप सोचेंगे कहाँ से ये रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है ये। इसको हम सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं। मेजर इसका जो फंक्शन है ना, वो हमारे पास क्या है? एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन है, तो बेसिक क्या करेगा? ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। और ग्रोथ कौन सी है हमारे पास? ये लीनियर ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है? बोन थिकनेस को भी इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये ज़्यादा कर रहा होता है, मसल मास को इंक्रीज़ करता है, ठीक है? मसल्स में जो सार्कोमेयर है उसकी हाइपरट्रोफी करवा रहा होता है, ठीक है? सो बेसिक इसका जो एक काम है वो ये एनाबॉलिक जो है ना, वो कौन से हैं? ये सारे ग्रोथ और मसल मास ये इंक्रीज़ करने में है, ठीक है? अब दूसरी तरफ अगर आप ये पिक्चर पे आएँ ना, यहाँ पे आप देखें कि इधर लिखा हुआ है जी, ग्लूकोज़ अपटेक को ये कम करता है और लाइपोलिसिस को ये इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है? कुछ इसके ये कैटाबॉलिक फंक्शंस भी हैं कि इससे ग्लूकोज़ अपटेक को कम करना है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज़ एंजाइम जो है उसको ये इंक्रीज़ करवा के लाइपोलाइसिस लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, ठीक है? और दूसरी तरफ लीवर से जो है ना, इसने हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस करवानी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रहा होता है, ठीक है? ज़ाहिर है जब ग्लूकोज़ अपटेक नहीं होगी, ठीक है?
और मसल्स के अंदर अपटेक भी नहीं हो रही है और जो लीवर है वो भी मज़ीद ग्लूकोज़ बना रहा है। तो जब हाइपरग्लाइसीमिया वाली स्टेट होगी उससे क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होने की कोशिश करेगी लेकिन उतनी इंसुलिन भी कंपनसेट नहीं कर पाएगी, तो हाइपर इंसुलिनीमिया के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है? दूसरी तरफ अगर आप मसल वाले पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है जी अमाइनो एसिड की अपटेक को ज़्यादा करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर रहा है, ये मैंने आपको अभी बताई है बात। और साइड पे बोन जहाँ पे बनी हुई है इधर भी अमाइनो एसिड अपटेक, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए, आरएनए सिंथेसिस, कंड्राइटन सल्फेट, कोलेजन, सेल साइज़ नंबर, इन सबको इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है? अब हमारे पास जी कौन-कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। तो ड्यूरिंग स्लीप जो है वो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, बच्चों का अक्सर आपने सुना होगा कि प्रॉपर उनको जो है ना ग्रो करने के लिए स्लीप चाहिए होती है और थोड़ी ज़्यादा उनकी नींद होती है। सो उसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है ज़्यादा। ठीक है? हाइपोग्लाइसीमिया एक स्टेट है जिसके अंदर अगर बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज़ कम है, तो इसका चूँकि फ़ंक्शन यही है कि इसने हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करना है। ठीक है? और ग्लूकोज़ अपटेक को कम करके ब्लड में ग्लूकोज़ को ज़्यादा करना है। सो इस वजह से होगी। स्ट्रेस में भी उसको लगता है कि अच्छा अब कुछ ना कुछ एनाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है? और प्यूबर्टी और एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों में जो है ना ये सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है और ये आपने याद करने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है? फिर है कि जी अब सिक्रीशन कम किससे होती है? जो काम इसने करवाने हैं अगर वो ऑलरेडी हुए में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरग्लाइसीमिया है या ओबेसिटी है, ठीक है? तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि इसकी प्रोडक्शन या इसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन इसको इनहिबिट करता है और सोमैटोमेडिन भी जो है वो इसके ऊपर इनहिबिटरी इफ़ेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी-सी पैथोलॉजी और डायग्नोसिस की। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ना हमारे पास, ये जैसे पल्सेटाइल रिलीज़ जीएनआरएच का है ना, उसी तरह से ग्रोथ हार्मोन का भी होता है। तो हम इसको, इसकी पीक्स और ट्रफ्स उसी तरह से आती हैं। तो अगर हम इसको एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर मेज़र करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, आइदर वो हमने पीक टाइम पे देखा होगा तो हमारे पास फॉल्सली एलिवेटेड रिजल्ट्स आएँगे। अगर हमने वो ट्रफ में देखा होगा यानी कि जब लेवल्स कम थे तो हमारे पास कम लेवल्स, तो हमें एग्ज़ैक्ट पता नहीं चलेगा। सो इस मसले को हल करने के लिए जो है ना वो IGF-1 है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है? इसको हमने एक रिलायबल टेस्ट कंसीडर कर लिया है और ये मौजूद ही होता है बॉडी के अंदर। ठीक है? तो ये हमें जैसे रैंडम ब्लड शुगर है तो उसका हम एक पूरा स्टेटस देखने के लिए HbA1c करवाते हैं, इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन का सारा स्टेटस देखने के लिए हम क्या करवाएंगे, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है इसके लेवल्स करवाएंगे। अगर हम अब पैथोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोलॉजी में क्या होता है कि जब ग्रोथ हार्मोन की अगर एक्सेस सिक्रीशन होती है तो बच्चे जो हैं ना वो जाइगेंटिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे ही बहुत बड़े बड़े से होते हैं। और एडल्ट्स जो हैं क्योंकि उनकी वो लीनियर ग्रोथ, ये हैंड्स और फीट इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है? जो वो एक्रोमेगैली कंडीशन है, इसको भी हम डिटेल में एक्रोमेगैली को भी देखेंगे। ठीक है? वो एक्रोमेगैली के साथ प्रेजेंट करते हैं। ट्रीटमेंट हम इसका क्या देंगे, जो अभी मैंने आपको बताया कि सोमैटोस्टैटिन बेसिकली इसको इनहिबिट कर रहा होता है। सोमैटोस्टैटिन का पीछे भी मैंने आपको बताया था, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हम इसको कहते हैं। ठीक है? और जो इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है ना वो इतनी नहीं होती कि ये जाकर जो है ना आपके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बिल्कुल अफेक्ट कर सके। ठीक है? तो इस वजह से हम ये बाहर से देते हैं। एक्सोजेनसली हम सोमैटोस्टैटिन के एनालॉग्स देते हैं और वो मोस्ट कॉमन जो उसकी एक फॉर्म होती है ना वो ऑक्ट्रियोटाइड के नाम से आती है। ठीक है? इसका ट्रीटमेंट बेसिकली जो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन है उसमें हम ये ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं या फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सो ये था जी आपके पास ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम वेज़ोप्रेसिन भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वेज़ोप्रेसर की तरह एक्ट करता है और बीपी को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है? सोर्स मैंने आपको इसका बता दिया था कि उसी तरह हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस होता है और फिर वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है और फिर रिलीज़ होता है। फंक्शन जो है ना वो इसके दो तरह से होते हैं। एक तो वेज़ोप्रेसर वाला फंक्शन है कि इसने बीपी को रेगुलेट करना है। ठीक है? और दूसरा फंक्शन है कि इसमें ऑस्मोलैलिटी जो है उसको भी ये रेगुलेट कर रहा होता है और यही इसका यूनिक फंक्शन है। क्योंकि
बीपी वाली जो बात है वो तो एल्डोस्टेरॉन भी कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन एल्डोस्टेरॉन जो है वो ऑस्मोलैरिटी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता, एडीएच जो है वो ऑस्मोलैरिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और इसके ऊपर बहुत दफ़ा आपको टेस्ट किया जाता है, ठीक है? एमसीक्यूज़ आप डिफरेंट देखेंगे और जब तक आपने ये डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ होगा और आपको समझ नहीं होगी, आप कन्फ्यूज़ ही रहेंगे उन एमसीक्यूज़ में, ठीक है? सो अब हम बात करते हैं जी, यहाँ पे इन्होंने V1, V2 रिसेप्टर्स जो लिखे हुए हैं ना कि इसका क्या है, ठीक है? बीपी वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है बेसिकली ये, ठीक है? एंटी डाययूरेसिस का मतलब क्या है कि ये वाटर की क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, ठीक है? तो अगर हम देखें कि एडीएच का V1 रिसेप्टर्स जो है ना उसके साथ किस तरह से लिंक है, तो जब एडीएच V1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है ना, तो इसने क्या करना होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को ये मतलब कैल्शियम को इन्फ्लक्स करता है, ठीक है? जिसकी वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है और ये बेसिक जो है ना इसका वैस्कुलर जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उसके ऊपर फंक्शन होता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास ये सीरम ऑस्मोलैरिटी वाली, ठीक है? इसका अगेन जो नाम से ही पता है आपको कि वाटर की ये रिटेंशन कर रहा होता है, फ्री वाटर रिटेंशन, ठीक है? V2 रिसेप्टर्स जो है ना वो आपके पास ये एक्वापोरिन चैनल्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है? ये किडनी के ऊपर शो होते हैं, ठीक है? और क्या होता है कि जब वाटर की डेफ़िशिएंसी होती है या वाटर को प्रिज़र्व करना चाह रहे होते हैं, तो ये एक्वापोरिन चैनल्स शो होते हैं और वहाँ से जो है ये फ्री वाटर को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से ये ऑस्मोलैरिटी जो है ना उसको अफ़ेक्ट करता है। अब सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होने का मतलब क्या है? सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होने का मतलब ये है कि वाटर जो है अब ज़्यादा हो चुका है और जो सोल्यूट्स हैं वो कम है, ठीक है? और यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सोल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, ठीक हो गया? और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्वापोरिन चैनल्स जो है ना ये कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, तो ये बेसिकली जो रीनल कलेक्टिंग डक्ट के प्रिंसिपल सेल्स हैं ना, 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है? कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर इंटरकलेटेड और प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल वाले सेल्स जो है ना ये वहाँ पे इंसर्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने ये है कि अगर किसी भी चीज़ की आपको इस तरह से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे हमने डेरिवेटिव्स डिटेल में नहीं किए थे, यहाँ पे अगर ये किडनी के सेल्स आपको याद नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों से ना परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जिस रिलेटेड सिस्टम में हम करेंगे ना, रीनल करेंगे तो आपको ईची-पीची रीनल की आ जाएगी, ठीक है? न्यूरो करेंगे तो न्यूरो का आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंटरलिंक्ड होती हैं। तो एक दफ़ा जब आप ये लेक्चर सुन के और आपका फर्स्ट पास हो जाएगा ना, तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, खब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। और अगर आपको फिर ऑब्वियसली पहली दफ़ा में याद आपको उस तरह से चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? सो उससे ये होगा कि जब आप किसी एमसीक्यूज़ में कहीं पे फँस रहे हैं, कुछ आपको याद नहीं हो रहा, कुछ आप ये रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि अच्छा अब मैंने जाना कहाँ पे है उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है? सो इस वजह से ना इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना है आपने। दूसरा अब हमारे पास ये रेगुलेशन वाला जो पॉइंट है कि रेगुलेट एडीएच को कौन कर रहा होता है, तो रेगुलेट इसको ऑब्वियसली एंटी डायूरेटिक है, इसके नाम में ही है सब कुछ, ठीक है? तो जब भी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होगी या वाटर अगेन उसी से रिलेटेड है, हाइपोवोलेमिया होगा, ठीक है? या फिर हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी, सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये एक्टिवेट होगा कि भाई अब हमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है? अब पैथोलॉजीज़ की अगर हम मोटी-मोटी सी बात कर लें कि पैथोलॉजी हमारे पास एडीएच से रिलेटेड क्या होगी। एक तो हमने एसआई एडीएच करनी है, ठीक है? दूसरी, अब यहाँ पे उन्होंने हमें ना सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात की है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एडीएच, जो अगर सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस की हम बात कर रहे हैं ना, कि बेसिकली जो V1 वाला है ना मसला, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, सेंटर में ब्रेन वाला को कुछ इशू है वहाँ से। तो एडीएच के लेवल्स जो है ना वो आपको कम मिलेंगे, क्योंकि एडीएच कहाँ से आ रहा है, बेसिकली हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है? तो बेसिक सेंटर में मसला है जिसकी वजह से एडीएच रिलीज़ ही नहीं हो पा रहा, ठीक है? दूसरा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस यानी कि किडनीज़ के लेवल पे कोई मसला है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। अब मसला क्या है डायबिटीज़ इंसिपिडस, अगर आपको पता हो तो पॉलीयूरिया और वही सारे सिम्पटम्स हैं, ठीक है? सिर्फ़ इसकी जो है ना वो कॉज़ में फ़र्क होता है।
बेसिक वही है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक? यानी कि बॉडी वाटर को रिटेन नहीं रख पा रही, तो उसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कह रहे होते हैं। अब उसकी 2 टाइप्स हैं, ये एक सेंट्रल है और एक नेफ्रोजेनिक है। नेफ्रोजेनिक में क्या है कि हमारी नेफ्रॉन्स पे यानी कि किडनीज़ पे कोई मसला है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, जो V2 रिसेप्टर्स हैं ना वो काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रीटमेंट अगर हम ये नेफ्रोजेनिक वाले की बात करें ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ हमने जो है ना वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही देना है, फ्लूइड और सॉल्ट उसी को कंट्रोल रखना है। लेकिन अगर हम सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पे एडीएच का ही मसला है बिल्कुल, ठीक है? तो हम बाहर से एक्सोजेनसली जो है ना वो एडीएच देते हैं, और ये नीचे उसने उसका नाम लिखा हुआ है, डेस्मोप्रेसिन है एडीएच एनालॉग जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है अब हमारे पास प्रोलैक्टिन, ठीक है? इसकी भी अगेन हम पीछे थोड़ी-थोड़ी बातें कर रहे हैं कि कहाँ से रिलीज़ होता है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी से। बेसिक इसका फंक्शन किस में है? लैक्टोजेनेसिस में, ठीक है? मिल्क प्रोडक्शन, ये बात अगेन आपने ध्यान रखना है कि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स और चीज़ है, दैट इज़ डन बाय ऑक्सीटोसिन, और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्रोलैक्टिन करवाता है। और एफएसएच और एलएच जो है उसको ये इनहिबिट करता है, ये भी मैंने डिटेल में बता दिया था। तो इसलिए ये फीमेल्स में ओव्यूलेशन और मेल्स में अगर ये ज़्यादा हो जाएगा प्रोलैक्टिन तो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है? और अगेन साइड पे आप देखें तो लिखा हुआ है कि जी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन एसोसिएटेड विद डिक्रीज लिबिडो, क्योंकि ये जीएनआरएच जो है ना, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको ये इनहिबिट कर रहा है या उसको ये कम कर रहा है। सो जो इसकी रेगुलेशन है वो भी हमने किसी हद तक दोनों ही बातें सारी पढ़ ली हैं। ये सिंपल आपकी बस ना रिवीजन ही है एक तरह से, कि डोपामीन जो है वो बेसिक क्या कर रहा होता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट किया हुआ होता है, ठीक है? जब डोपामीन की फॉर एग्जांपल अगर डोपामीन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है तो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा इनहिबिट होगी, और ये फंक्शन जो है ना ये हम यूज़ भी करते हैं डोपामीन एगोनिस्ट को, कि जब हमारे पास कोई प्रोलैक्टिनोमा होता है कि बिल्कुल ही जो है ना प्रोलैक्टिन अन्यवा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट दे रहे होते हैं कि इसको कोई चीज़ कंट्रोल करे, ठीक है? और दूसरी तरफ अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें डोपामीन के, वो भी मैंने आपको बताया था पीछे कि जैसे हेलोपेरिडोल मोस्ट कॉमन जो है ना एंटीसाइकोटिक्स में, ठीक है? वो क्या कर रहा होता है, वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा होता है, ठीक है? सो ये एंटीसाइकोटिक्स का आप एक साइड इफ़ेक्ट जो है ना इस तरह से इसको याद रख लें कि उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि मेल्स के अंदर जैसे ग्लैक्टोरिया होगा, इवन फीमेल्स के अंदर भी, ठीक है? सो एक बात तो ये हो गई है। दूसरी चीज़ हमने की थी कि टीआरएच जो है ना उसका भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? प्रोलैक्टिन के ऊपर, कि टीआरएच ने भी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करना होता है, टीआरएच हो या टीएसएच हो। टीआरएच ने ऑब्वियसली फिर टीएसएच को भी इंक्रीज़ करना है और टीआरएच ने इधर से प्रोलैक्टिन को भी इंक्रीज़ करना है। लेकिन अगर बात की जाए डोपामीन और टीआरएच में से दोनों में से किसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो डोपामीन का ज़्यादा इफ़ेक्ट है, ठीक है? अब नॉर्मल अगर आप मैकेनिज़्म समझें, मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि क्या होता है, कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ना आपके पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉफ्स जो हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जब नियर टू प्रेगनेंसी होता है कि ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, सेक्स स्टेरॉइड सब कुछ ज़्यादा हुआ हुआ होता है, तो ये जो लैक्टोट्रॉफ्स हैं ना, पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉफ जहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन होनी है, इनकी स्टिमुलेशन हो जाती है, प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं ये ग्लैंड्स को फॉर द बेबी, ठीक है? अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिर पेशेंट जो है ना वो लैक्टेशन क्यों नहीं स्टार्ट कर देती, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है या ईस्ट्राडायोल है जो प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ होता है, आपको पता है ना प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो बेसिकली जो है ना वो प्रोलैक्टिन को ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर वर्क करने से इनहिबिट उसने करके रखा हुआ होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ना वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, तो प्रोलैक्टिन जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है? सो ये एक आपके पास जो है ना मैकेनिज़्म है कि किस तरह से प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद जो है ये मिल्क रिलीज़ होता है। इसमें जो आपका हाई यील्ड पॉइंट था या की टू रिमेंबर है वो क्या है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ही पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉफ स्टिमुलेट हो जाते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्राडायोल ने जो है ना उसको इनहिबिट करके रखा हुआ होता है, ठीक है? और डिलीवरी के बाद प्रोजेस्टेरॉन के लेवल वैसे ही कम हो जाते हैं, तो प्रोलैक्टिन जो है वो तो डिसइनहिबिट हो जाता है। डिसइनहिबिट हो जाता है यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, और फिर प्रोलैक्टिन का भी इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आ रहा होता है फिर ये उसको इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये जीएनआरएच जो है उसको कम कर रहा होता है, एफएसएच, एलएच सबकी प्रोडक्शन को ये कम कर देता है।
नेक्स्ट अब जो हार्मोन है वो हमारे पास है थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड जो है वो आपको पता है 2 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 और थायरॉक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं। जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है या ज़्यादा कॉमन जो है या मेजर जो थायराइड प्रोडक्ट है वो कौन-सा है? वो है हमारे पास T4, ठीक है। अब अगर हम आएँ सबसे पहले तो कि इसकी थायराइड T3, T4 थायरॉक्सिन या ट्राईआइडोथायरोनिन की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो नीचे आप देखें जो पिक्चर दिखाई हुई है आपको, ब्लड और ये थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम, इधर देखें। सो आई के ऊपर ये चार्ज्ड जो है ना आयोडीन इनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है उन्होंने नेगेटिव, ठीक है। जो नॉर्मल आयोडीन है ना जिसका एटॉमिक नंबर 53 है वो सिर्फ आई है हमारे पास, ठीक है। और आई जो जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है ना इसको हम कहते हैं आयोडाइड, ठीक है। सो ये आयोडाइड जो है ना ये सोडियम के साथ, सोडियम और आयोडाइड एक सिम्पोर्टर है, वो इसको लेके जाता है कि सोडियम ने अंदर जाना है ब्लड से इनटू द थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स, और साथ ही साथ ये आयोडाइड भी जाता है, ठीक है। आयोडाइड अब जाएगा वहाँ पे, ये I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 2 आयोडाइड मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है ये I2 बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये Tg जो आपको लिखा हुआ है ना ये हमारे पास है थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। टीजी थायरोग्लोबुलिन जो है ये थायराइड फॉलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होती है, एक प्रोटीन है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो बेसिकली ये टायरोसिन या थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन जो है ना I2 ये दोनों मिलते हैं इन द फॉलिकुलर ल्यूमेन। ये जो सारा प्रोसेस है ना जिसमें आयोडाइड जो है 2 मिलते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर ये I2 और थायरोग्लोबुलिन ये दोनों आगे ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रॉपर जो है हमारे पास इसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा है, थायराइड पेरोक्सीडेज। उसके बाद अब ये तो ल्यूमेन में सारी चीज़ें हो रही थी, थर्ड पॉइंट पे क्या होती है, इसकी एंडोसाइटोसिस होती है और प्रोटीएजेस इसके ऊपर एक्ट करते हैं। मतलब बेसिक इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि DIT जो डाईआइडो टायरोसिन और मोनोआइडो टायरोसिन MIT DIT ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। और इन्होंने हमारे पास ट्राईआइडो या डाईआइडो या फिर थायरॉक्सिन बनाना होता है, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग ये 3 प्रोसेस हैं, इसके थ्रू हमारे पास अब ये T3 T4 बनता है, ठीक है। T4 जो है ना वो बेसिक आपका मेन असल हार्मोन जो है ना वो T4 ही है। फिर उसके ऊपर भी एक एंजाइम एक्ट करता है 5D आयोडीनेज जो इसको T3 में और रिवर्स T3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो रिवर्स T3 है ना ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, इसका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है, ठीक है। अब 2 हमने यहाँ पे एंजाइम्स पढ़े हैं, एक है थायराइड पेरोक्सीडेज, इसका तो बहुत ही मेजर रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसने ये ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है, जो पहला प्रोसेस है वहाँ पे भी TPO एक्ट कर रहा है, TPO थायराइड पेरोक्सीडेज, ऑर्गेनिफिकेशन में भी और कपलिंग में भी, ठीक है। और जब ऑटो इम्यून कोई थायराइड डिजीज़ होती है ना तो उसके अंदर भी हम इसी TPO के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़, थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ हैं जो हमें मिलती हैं जिससे हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो उस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है। और जब हमने किसी पेशेंट को एंटी थायराइड थेरेपी देनी होती है, यानी कि हम हाइपरथायराइड वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हम मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं, वो भी बेसिकली इसी थायराइड पेरोक्सीडेज को टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो एंजाइम है ना वो आप देखें 5D आयोडीनेज जो है, इसको अब ग्रोथ हार्मोन है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो इस 5D आयोडीनेज के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं कि वो T4 को T3 में कन्वर्ट करे, जबकि बीटा ब्लॉकर्स PTU जो हैं वो इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो T4 की कन्वर्जन को T3 में इनहिबिट करते हैं, ठीक हो गया, ये बात हो गई। अब उसके बाद अगर हम आते हैं ना इसका जो फंक्शन है, और यहाँ पे 2 प्रोसेस जो है ना थायराइड वाले टॉपिक के अंदर, एक वुल्फ चाइकॉफ इफ़ेक्ट, ठीक है, और दूसरा एमियोड्रॉन का जो इफ़ेक्ट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वुल्फ चाइकॉफ इफ़ेक्ट की अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें ना तो यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया हुआ इसको, वो है जी हमारे पास ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का नॉर्मल इंडिविजुअल्स में। नॉर्मल समझना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड करेंगे ना तो उसके अंदर कुछ जगह पे हम देखेंगे कि जो वुल्फ चाइकॉफ इफ़ेक्ट को एस्केप कर गया है तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो वो सारी बातें ना आएंगी। उसके लिए आपको नॉर्मल का समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है।
सो अब यहाँ पे हमारे पास वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट जो है ना वो क्या कहता है कि जब कभी भी बॉडी एक्सेसिवली आयोडाइन या एक्सेसिव हाइपरथायराइड वाली कंडीशन में जाती है ना, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि जो हाइपरथायराइड के इफेक्ट है ना वो कुछ खास अच्छे नहीं है। वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं, टैकीकार्डिया करवाता है, हार्ट के ऊपर भी वो अभी हम फंक्शंस देखेंगे तो वो सारे के सारे फंक्शंस जो है ना वो एग्जेजरेट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि वो ये थायराइड पेरोक्सीडेज जो एंजाइम है ना वो इसको इनहिबिट कर देती है कि मज़ीद T3 T4 की प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जो ये ऑर्गेनिफिकेशन वाला प्रोसेस है ना ये इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, थायराइड अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है उस एक्सेसिव आयोडाइड से, या जो हाइपरथायराइड वाले सिम्टम्स आने होते हैं ना उसको पहले ही वो रोक लेता है। अब अगर हम बात करते हैं जी यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी, इससे रिलेटेड अगर हम आए तो 3 तरह से आपने जो है ना इसके फंक्शन को डिवाइड कर लेना है। एक है इसकी टिश्यूज़ के ऊपर किस तरह से टिश्यूज़ की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है, दूसरा मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और रिसेप्टर एक्टिविटी क्या है। ठीक है, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें ना तो ये बोन ग्रोथ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। CNS की मैचुरेशन जो है या ब्रेन मैचुरेशन बच्चों के अंदर, फीटस में, उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन में इसका अहम रोल है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि अगर आप कोई भी काम ना करें, सारा दिन आप बेड पर लेटे रहें, ठीक है, तो बिल्कुल कोई काम ना करने के बावजूद भी आपकी बॉडी को जो है ना वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो जो एनर्जी है ना वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। कुछ लोगों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि वो खाते भी हैं बट फिर भी उनका वेट गेन उस तरह से नहीं होता है। ठीक है, और कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो ये सारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो थायराइड हमारे पास क्या करता है, इस जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना इसको इंक्रीज़ कर ले देता है कि जब पेशेंट को भूख भी लग रही होती है, वो ज़्यादा भी खा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद, ज़्यादा खाने के बावजूद उसका जो है ना वो वेट रिड्यूस हो रहा होता है। और ये बड़ा एक स्पेसिफिक जो है ना हमारे पास सिनेरियो आता है कि कपड़े जी खुले हो गए हैं, तो इस तरह से पेशेंट्स बता रहे होते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा है कि जो सोडियम पोटाशियम ATPase है ना उसको ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको भी इंक्रीज़ करके ग्लूकोज जो है ना ब्लड के अंदर उसको ज़्यादा कर रहा होता है। लिपिड्स की ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस करवा रहा होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन है या टैग्स हैं बॉडी में उसको ये कम कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हो गए हमारे पास मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। अब अगर हम आते हैं रिसेप्टर एक्टिविटी के ऊपर ना, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, बीटा जो इसके बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है ना वो हार्ट पे होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो लंग पे होते हैं। ठीक है, ये अगेन मैंने क्रैश कोर्स के अंदर जो फार्मा वाला है ना उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए सारे रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, जो हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं ना वो हार्ट पे हैं, उसको ये जाके एक्टिवेट करता है। उससे क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगी, हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी वजह से इसके ट्रीटमेंट में जब हम देखेंगे ना, एंटी थायराइड तो हाइपरथायराइड में हम देते ही देते हैं, बट हम साथ ही साथ जो है ना वो बीटा ब्लॉकर्स भी दे रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि हार्ट रेट को कंट्रोल हमने करना होता है। ठीक है, और थायरोटॉक्सिकोसिस वाले पेशेंट्स में भी बीटा ब्लॉकर का अहम रोल होता है। ये सारा हो गया हमारे पास जो इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, नीचे अब बात करते हैं रेगुलेशन के हवाले से, जो थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन है। इसके अंदर भी हमारे पास बेसिक जो रोल है ना वो TBG का है, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देखें कि TRH जो है ना वो बेसिकली क्या करता है। TRH थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस के लेवल पे। TSH कहाँ है, कौन से लेवल पे है, पिट्यूटरी के लेवल पे है। और फिर हमारे पास थायराइड फॉलिकुलर सेल्स आते हैं जो T3 T4 को करते हैं। तो ये 3 लेवल्स आपने बना लेने हैं एंडो के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि सब इसी तरह से ही मोस्टली जो है ना वो रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो अगर आपके पास प्राइमरी मसला होगा ना तो वो ग्लैंड में मसला है, बेशक वो थायराइड ग्लैंड है या आगे जब हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे। अगर सेकेंडरी मसला है तो वो पिट्यूटरी के लेवल पे है, और अगर टर्शरी मसला है तो वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे है। ठीक है,
नेक्स्ट इसने यहाँ पे हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ या फिर जो ये टीपीओ एंटीबॉडीज़ है ना, ये हमें डिफरेंट डिजीज़ में मिलती हैं। वो जब हम जो जो साथ साथ पढ़ते जाएंगे उसमें हम देखते रहेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक जो है ना एंडो के अंदर, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉडी के अंदर T3 T4 के लेवल्स ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, TSH को जाकर ये नेगेटिवली इनहिबिट करेंगे कि भाई तुम अब मज़ीद T3 T4 नहीं प्रोड्यूस करो, हमें नहीं है ज़रूरत, ठीक है। इसको कहते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, अगेन ये वही बात है सेकेंडरी और टर्शरी वाली, ठीक है। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन के ऊपर, ठीक है। अब थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन जो है ना, इससे रिलेटेड आप देखें कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जो नॉर्मली मतलब फिजियोलॉजिकली जो है ना वो थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को इंक्रीज़ करती हैं, और कुछ पैथोलॉजीज़ ऐसी हैं जो इसको डिक्रीज़ करती हैं। जैसे जो फिजियोलॉजिकल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ जाती है प्रेगनेंसी वाली स्टेज, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है उसकी क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है ना, इसने क्या करना होता है, वैसे तो ये नॉर्मली जो है ना हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने थायराइड को अपने साथ बाइंड करके रखना होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा थायराइड T3 T4 को, मेनली हम T4 की बात करेंगे क्योंकि वही मेजर हार्मोन है, तो TBG जो है ना, ये T4 को ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा जो है वो बाउंड स्टेट में होता है, नहीं। क्योंकि जिस T3 T4 की बात हम कर रहे हैं ना, वो फ्री T3 T4 है, और फ्री वो है जो किसी भी प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं है, ठीक है। सो नॉर्मल स्टेट के अंदर ये TBG ने जो है ना कोई बहुत ज़्यादा थायराइड को अपने साथ बाइंड नहीं किया हुआ होता, ठीक है। T4 जो है ना वो अवेलेबल होता है टू द टिश्यूज़, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास TBG के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है अगर बहुत ज़्यादा TBG होगा तो वो बहुत ज़्यादा T4 को अपने साथ बाइंड करेगा, तो हमें थोड़े टाइम के लिए ऐसे लगेगा कि जैसे T4 बॉडी के अंदर कम है। वो जाकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा TSH को और कहेगा कि भाई हमारे पास तो T4 कम है, क्योंकि वो बाउंड स्टेट में TBG के पास ज़्यादा था, ठीक है। इस वजह से बॉडी को ये लगता है कि बॉडी में T4 कम है, TSH स्टिमुलेट करके मज़ीद T4 को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और T4 जब मज़ीद इंक्रीज़ होता है तो TBG की भी बाइंड करने की एक स्पेसिफ़िक लिमिट है ना कि वो इतना ही बाइंड कर सकेगा। तो क्या होता है कि हमने बॉडी को भी ये ट्रिक कर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया कि T4 कम है, और वहाँ से जो हमारे पास बाउंड स्टेट में था वो भी ऑलरेडी हमारे पास जब ज़ाहिर-सी बात है जब वो बाउंड स्टेट में है तो कभी ना कभी तो वो अवेलेबल होगा ही ना, तो वो भी T4 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना ये थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि TBG इंक्रीज़ होता है प्रेगनेंसी में OCP यूज़ के साथ, ईस्ट्रोजन जो है ना वो भी TBG के लेवल्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, आपके टोटल T3 T4 इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस बात को अब समझें कि ये जो टोटल T3 T4 इंक्रीज़ है ना, ये किस तरह उन्होंने इंक्रीज़ किया है। आप तो यहाँ पे समझेंगे कि TBG ज़्यादा है तो वो तो T4 को अपने साथ ज़्यादा बाउंड करेगा, तो फ्री T3 T4 तो कम होना चाहिए। वो कम होगा लेकिन फीडबैक के थ्रू कम होगा, तो वो TSH को स्टिमुलेट करेगा और T3 T4 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल का जो वर्ड है ना वो इसीलिए है कि टोटल T3 T4 जो बाउंड फॉर्म में भी है और जो वैसे भी है, वो टोटल T3 T4 जो है अगेन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर TBG की अमाउंट कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टेरॉयड का यूज़ उन्होंने लिखा हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसके साथ जो है ना वो लीवर फेलियर भी लिख लें, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से बन रही होती हैं, लीवर से ही उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो अगर लीवर फेलियर में है एक पेशेंट तो TBG की अमाउंट कम होगी, ठीक है। प्रोटीन्स ओवरऑल ही कम बन रही होंगी, तो T4 जो टोटल वाला है वो भी आपके पास कम ही होगा। फिर लास्ट पे एक छोटा सा पॉइंट उसने हमें बताया है कि जी जो T3 और T4 है ना, और साथ ही साथ आप लिख लें यहाँ पे कॉर्टिसोल भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लाइपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। लाइपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग, और इसके साथ जो है कुछ चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। सो इस वजह से इसको जो है ना स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये किस तरह से डिफ्यूजन, ये सेल फिजियोलॉजी का बेसिकली ये MCQ पॉइंट है, ठीक है। और पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरह से इनकी डिफ्यूजन होती है वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है।
अच्छा, अब जो इससे अगला हमारा टॉपिक है ना, वो तो है पैराथायरॉयड हार्मोन। लेकिन हम अब क्या करेंगे हम आगे मूव कर जाएँगे, ठीक है? और जो थायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड नॉर्मल जो कि किस तरह से हाइपोथायराइड में क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, हाइपर में क्या-क्या हैं, ठीक है? फिर हाइपोथायराइड की जो पैथोलॉजीज़ हैं, हाइपरथायराइड की जो पैथोलॉजीज़ हैं, इसको हम इकट्ठा ही कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्कुल इनका टाई जो है ना थायराइड का और स्पेसिफिकली पैराथायराइड का, कि अगर आप इसको कल पढ़ने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद पढ़ेंगे तो आपको सारी फिजियोलॉजी भूल जाएगी और दोबारा रिवाइज़ करनी होगी, ठीक है? सो इस वजह से थायराइड और पैराथायराइड जो है ना, वो हम साथ-साथ कर लेंगे, ठीक है? बाकी सीक्वेंस में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं ना, वो हम वैसे ही देख लेंगे। सो अभी आप आ जाएँ हाइपोथायराइड वर्सेस हाइपरथायराइड के ऊपर। सो जितनी अभी तक मैंने बातें बताई थी, वो ज़्यादातर मेरी इंक्लिनेशन जो थी वो हाइपरथायराइड की तरफ थी, कि किस तरह से अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा एक्ट कर रहा है तो क्या-क्या होगा। तो हम पहले उसी तरह से हाइपरथायराइड को ही देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस को ये इंक्रीज़ करेगा, बेसल मेटाबॉलिज़्म को इसने इंक्रीज़ करना है। सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएज़ की भी हमने बात की थी कि उसकी सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ करेगा, वेट लॉस करवाएगा, ठीक है? और हीट इंटॉलरेंस होगी पेशेंट को, ठीक है? क्योंकि उसका जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है? फिर बात है हमारे पास स्किन और हेयर से रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि अगेन बीएमआर ज़्यादा है तो पेशेंट की वेज़ोडाइलेशन ज़्यादा होगी बॉडी में, और उसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा वार्म और मॉइस्ट होगी, ठीक है? हेयर्स जो हैं वो फाइन होंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपने इसको ना हाइलाइट करके रख लें, प्री टिबियल मिक्सेडीमा इन द ग्रेव्स डिजीज़। मिक्सेडीमा जो है ना, वो बेसिक फीचर है आपके पास हाइपोथायराइड का, लेकिन ये जो प्री टिबियल मिक्सेडीमा है ना ग्रेव्स में, ये किस तरह होता है, ये जब हम ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इसका मैं टाया आपको बताऊँगी। सो नेक्स्ट अब है जी ऑकुलर में क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं। ऑकुलर में भी ग्रेव्स का ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फीचर आता है, ऑफ्थेल्मोपैथी, जिसके अंदर पेरी ऑर्बिटल एडीमा और एक्सॉफ्थेल्मोस है, कि आइज़ जो हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। तो अगर आपने यही ग्रेव्स का पेशेंट या एक्सॉफ्थेल्मोस वाला पेशेंट देखा हुआ होगा ना, तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है? फिर इसके कुछ स्पेसिफिक साइन्स होते हैं, लिड लैग साइन है या रिट्रैक्शन है, ठीक है? वो हमें मिलते हैं। जीआईटी है, वो भी सब कुछ क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ हुआ है हाइपर के अंदर, ठीक है? जीआई मोटिलिटी ज़्यादा हुई हुई है, वो खाना भी ज़्यादा खा रहा है, वो डेफिकेट भी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? और इसके बावजूद जो है वो उसका वेट नहीं पुट ऑन हो रहा, ठीक है? मस्कुलोस्केलेटल में अगर हम आते हैं तो थायरोटॉक्सिक मायोपैथी होती है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मायोपैथी है ना, वो हाइपो में भी होगी, बट उसके अंदर जो क्रेटिनिन काइनेज़ है ना, जब मसल डैमेज होता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से रिलीज़ होता है सीके, ठीक है? वो भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो हमारे पास थायरोटॉक्सिक मायोपैथी है ना, इसके अंदर हमारे पास जो सीके है वो हमें नॉर्मल मिलेगा, ठीक है? बोन्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा, बोन्स ब्रिटल हो जाएँगी, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। रिप्रोडक्टिव में अगर हम बात करते हैं तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी। न्यूरोसाइकाइट्री के अंदर आते हैं तो अगेन पेशेंट जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव है, ठीक है? तो एंग्ज़ायटी, रेस्टलेसनेस, इनसोम्निया, ट्रेमर्स और रिफ्लेक्सेस भी उसके जो हैं वो ब्रिस्क होंगे। कार्डियोवैस्कुलर में आते हैं तो टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, एरिथमियाज़ होने के चांसेस भी हैं, और बिल्कुल न्यू ऑनसेट जो है ना, एफिब के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? हाइपरटेंशन होती है, ठीक है? ये सारी बातें हैं। और लास्ट पे अब लैब्स के अंदर अगर हम देखें तो आपने बेसिक जो देखना है ना, वो के इंक्रीज़ के साथ अगर आप उसको रिलेट करना चाहते हैं तो आप T3 और T4 को देखें, ठीक है? T3 और T4 के एरोज़ अपवर्ड हैं, दैट मीन्स कि ये हाइपर है, और TSH का अगर आपने देखना है तो वो आप देखेंगे कि ऑपोज़िट होंगे, ठीक है? और अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा ये जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो लैब फाइंडिंग कौन-सी है, तो वो आपने हमेशा TSH को ही क्लिक करना है, ठीक है? और दूसरी तरफ ये है कि जी ये एलडीएच और एचडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल है, इन सबको भी कम करता है, ठीक है? इसका बेसिक मैकेनिज़्म अगर आप जानना चाहें तो वो यही है कि ये जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की क्लीयरेंस है ना, क्योंकि हर चीज़ तो जल्दी-जल्दी रैपिड हो रही है, तो उसकी क्लीयरेंस को भी जो है ये इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वज़ह से बॉडी के अंदर इसके लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो अब हम आते हैं हाइपोथायराइड में, ठीक है? जो चीज़ें हमने हाइपरथायराइड में की हैं, सब कुछ उसका ऑपोज़िट कर देंगे तो वो हाइपोथायराइड की बन जाएँगी। जहाँ पे हीट इंटॉलरेंस थी तो हाइपोथायराइड वाले पेशेंट जो हैं वो कोल्ड इंटॉलरेंट होते हैं। उसमें स्वेटिंग कम होती है, वेट गेन ज़्यादा होता है डिस्पाइट ईटिंग लेस, ठीक है? बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हुआ हुआ होता है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है ना वो हाइपोनेट्रीमिया लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब इसका क्या सीन है?
हाइपोनेट्रीमिया किस तरह से होता है, या डिक्रीज्ड फ्री वाटर क्लियरेंस, ठीक है। इसमें ये होता है कि बेसिक जो है ना एडीएच के लेवल्स वो ज़्यादा हो जाते हैं। एडीएच का आपको नॉर्मल फंक्शन पता है क्या होता है कि वो डायूरीज नहीं होने देता, या पानी को जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता। तो क्या होता है कि जब वाटर की रिटेंशन हो रही होती है तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया आपको मिलता है, ठीक है। सो उस हाइपोनेट्रीमिया की वजह से फिर जो भी साइन सिम्टम्स होते हैं हाइपोनेट्रीमिया के, कन्फ्यूजन है, डिजीनेस और ये सारी चीज़ें वो मिलती हैं आपको, ठीक है। स्किन हेयर में अगर देखें तो वहाँ पे हमारे पास वार्म मॉइस्ट स्किन थी, यहाँ पे ड्राई कूल स्किन है ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। वहाँ पे क्या हो रहा था, वेजोडाइलेशन की वजह से वो वार्मथ थी, ठीक है। और कोर्स ब्रिटल हेयर हैं, ब्रिटल नेल्स हैं, और मिक्स एडीमा। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है, मिक्स एडीमा जनरलाइज्ड नॉन पिटिंग एडीमा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लें, पफी फेसिस एंड जनरलाइज्ड नॉन पिटिंग एडीमा होता है जिसको हम मिक्स एडीमा कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिक जो है ना मसला आता है, हाइलोरॉनिक एसिड जो है ना वो इन द डर्मिस लेयर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, या ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होते हैं। तो इसका काम क्या होता है हाइलोरॉनिक एसिड या गैग का, कि उसने वाटर को पुल आउट करना होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है, वाटर की रिटेंशन होती है, ठीक है। ऑकुलर में हम देखें तो अगेन पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में वही सारा कुछ उल्टा कर देंगे, मोटिलिटी कम हुई भी है तो कॉन्स्टिपेशन होगी। मस्कुलोस्केलेटल के अंदर यहाँ पे आपके पास है हाइपोथायराइड मायोपैथी। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि इसको आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे थायरोटॉक्सिक वाली से, कि सीरम क्रेटिनिन काइनेज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होगी, मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट की वजह से। मिक्सेडीमा हो सकता है, अब सॉरी मायोएडीमा हो सकता है मसल के अंदर जो है ना, मसल आपका बेसिकली आपको ऐसे लंप से फील होते हैं। और अगेन रिप्रोडक्टिव इसका सेम है, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, लिबिडो कम है और इनफर्टिलिटी है। न्यूरोसाइकाइट्रिक में भी ऑपोजिट हो जाएगा कि अक्सर इसको जो है ना डिप्रेशन वाले पेशेंट में आपने सबसे पहले, जिसको आप डिप्रेशन डायग्नोज करना चाहते हैं उससे पहले आप थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट जो है वो ड्यू टू हाइपोथायराइड लो मूड में या डिप्रेस्ड मूड में होता है। रिफ्लेक्सेस भी डिलेड होते हैं, और हार्ट के ऊपर भी वही ब्रेडिकार्डिया होता है। लैब्स के अंदर अगर आप देखें वो भी ऑपोजिट हमारे पास होगा कि T3 T4 जो है वो कम होगा और TSH जो है वो इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही हमारे पास LDL HDL टोटल कोलेस्ट्रोल हाइपर के अंदर कम हो रहे थे ड्यू टू क्लियरेंस, अब यहाँ पे क्लियरेंस नहीं हो रही, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है कि क्लियरेंस कम हो रही है, इस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरा ये कि LDL रिसेप्टर्स जो है ना उनकी एक्सप्रेशन कम हो रही है, ठीक है। तो वो उसको ज़्यादातर बाउंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो इस वजह से भी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हमारे पास होता है, क्योंकि इसमें जो है ना T3 T4 इसका, इसमें से स्पेसिफिकली T3 का है कि उसने जो है LDL रिसेप्टर्स जो है ना इनको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ना LDL के, ये बेसिकली होते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। और इसने प्लाज्मा से जो सारा LDL है वहाँ से वो निकल के लिवर के पास आ रहा होता है। तो जब रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन कम होगा, ठीक है, या रिसेप्टर्स कम होंगे तो लिवर उसको पुल आउट नहीं कर पाएगा, LDL जो है वो प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा रहेगा, तो हमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वाली स्टेट मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म और इससे रिलेटेड जो पैथोलॉजीज़ हैं। तो एक तो मैंने आपको जो लैब से रिलेटेड बात बताई है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइपो की बात करते हैं, T3 T4 जो फ्री है वो कम होगा और TSH ज़्यादा होगा। तो यहाँ से तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी या टर्शरी डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड से आगे बात चली गई है पिट्यूटरी या थैलेमस में, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर इस तरह होता है कि T3 और T4 भी फॉर एग्जांपल अगर कम है, ठीक है, और वो TSH को स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन TSH के लेवल पे मसला है, ठीक है, पिट्यूटरी के लेवल पे मसला है, तो TSH भी स्टिमुलेट नहीं हो रहा, वो भी लो है, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सेकेंडरी, या फिर TRH जो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो नहीं रिलीज़ हो रहा हाइपोथैलेमस से, ठीक है, जिसकी वजह से TSH को वो नहीं स्टिमुलेट कर पा रहा और T3 T4 फिर अल्टीमेटली नहीं ज़्यादा हो रहे। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई सेकेंडरी या फिर
टर्शरी डिजीज़ है, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई है। अब हम बाकी जो है ना वो एक पॉइंट वो इसके अंदर हाइपोथायराइड के ही जब मैं अदर कॉजेज़ बताऊँगी ना तो उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगी। अब हाइपोथायराइड करने से पहले ना आपके ज़हन में वुल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया वो तो आप मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं और वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है? सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस पे। इन सब के जो है ना 2-2 नाम हैं और वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर जो 1-2 बीच में इतने इम्पोर्टेंट नहीं भी हैं, वो नहीं भी याद रहते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बट एक हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस जिसको हम क्रोनिक ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस कहते हैं ये और दूसरा कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म जिसे हम क्रेटिनिज़्म कहते हैं। ये 2 तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत दफ़ा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं जी हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस जिसको हम क्रोनिक ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं, ठीक है? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, ठीक है? एसोसिएशन इसकी किसके साथ है? HLA DR3 और यहाँ पे आप DR5 भी लिख लें और ये बात भी आपसे MCQs में पूछी जाती है, ठीक है? कि कौन से HLA के साथ इसकी एसोसिएशन है, तो DR3 और DR5 के साथ है। और उसके अलावा एक और एमसीक्यू यहाँ से आता है कि ये आपके पास ना नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा जो है ना डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा उसके रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है? तो इसको भी आप हाइलाइट कर लें। डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा या फिर नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है? अब बेसिक जो है ना इसके अंदर होता ये है कि लिम्फोसाइट्स जो है ना उसकी इन्फिल्ट्रेशन होती है। आपके जो टी सेल्स हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर यही होता है ना वो ही आपके थायराइड के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है? सो एक चीज़ तो ये होती है। दूसरा हमारे पास जो इसकी फाइंडिंग्स में और सीरोलॉजी में हिस्टोलॉजी में ये तीनों पॉइंट जो है ना इम्पॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि ये भी आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सीरोलॉजी में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या होगा तो जो एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज़ एंटीबॉडीज़ ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है? टीपीओ के अगेंस्ट जो है ना वो एंटीबॉडीज़ उस एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है? वो पॉजिटिव होती हैं और दूसरी जो है एंटी थायरोग्लोब्युलिन एंटीबॉडीज़, ठीक है? जो टीजी है थायरोग्लोबुलिन उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंजाइम के अगेंस्ट भी और थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट भी। ये 2 एंटीबॉडीज़ हमारे पास मिलती हैं। हिस्टोलॉजी में बात करें तो हर्थल सेल्स हैं, ठीक है? हर्थल सेल्स बेसिकली आपके पास ना बड़े-बड़े से एनलार्ज्ड इओसिनोफिलिक फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ है हमारे पास लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद द जर्मिनल सेंटर्स ये नीचे इन्होंने इसकी जो है ना वो पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं ए और बी में, ठीक है? क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है, इसी वजह से यहाँ पे भी लिम्फॉइड एग्रीगेट्स हैं विद द जर्मिनल सेंटर्स। फाइंडिंग में हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे हाइलाइट भी है वो ये है कि ग्लैंड जो है ना आपका थायराइड वो एनलार्ज्ड होता है बट नॉन टेंडर होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन टेंडर, ठीक है? क्योंकि हाशिमोटो में और जो रीडल्स थायरॉइडाइटिस हम आगे पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपके ग्लैंड जो हैं वो इन दोनों में नॉन टेंडर होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड या कुछ फिक्स्ड मैस नहीं होता, रीडल्स के अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है? और इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट किससे करना होता है? सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरॉइडाइटिस से। उसमें हमारे पास टेंडर थायराइड होगा, पेनफुल होगा, ठीक है? सो ये बात हो गई है। अब यहाँ पे नीचे एक पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस का, ठीक है? तो डिलीवरी के बाद जो है ना प्रेगनेंसी हुई है डिलीवरी के बाद विदिन लेस देन अ ईयर जो है ना वो हाशिमोटो का एक माइल्ड सा वेरिएंट डेवलप होता है और वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है उसके लिए आपको कोई उस तरह से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरॉइडाइटिस इसको हम क्या कहते हैं? डी क्वेरवेन थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं। अगेन ये वही दूसरा इसका इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है? याद रख लें तो अच्छी बात ही है कि कहीं पे अगर ये आ जाए तो आपको ये ना हो कि सारा कुछ आपको पता हो। सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरॉइडाइटिस का केस में टेंडर थायराइड होता है और एक्यूट कंडीशन है तो आपको डी क्वेरवेन की वजह से आपका एमसीक्यू जो है वो मिस हो जाए। अच्छा तो अब इसके अंदर होता ये है क्योंकि अब देखिए नाम में ही आधी चीज़ें जो है ना इसके नाम में ही है सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरॉइडाइटिस एक्यूट या सब एक्यूट है कंडीशन क्रॉनिक नहीं है। जो हाशिमोटो था वो हमारे पास क्रॉनिक था, इसके अंदर एक्यूट ये स्टेज है और ग्रेन्युलोमेटस है तो मतलब कि हिस्टोलॉजी पे आपको ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलेगी, ठीक है? और एक्यूट कोई भी चीज़ होती है ना तो वो पेनफुल ही होती है तो इस वजह से थायराइड भी टेंडर होगा। आपके जो थायराइड से आगे ये जॉ में जो है ना वहाँ पर भी पेन जाएगी और ईएसआर जो है वो भी
इंक्रीज़ हुआ हुआ होगा, ठीक है? और क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, आइटिस जो है वो आपको ये शो कर रहा है कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो इसकी जो हिस्ट्री होती है ना पेशेंट की वो यही होती है, कोई ना कोई वो वायरल इलनेस की हिस्ट्री देंगे, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में जो है ना ड्यू टू अननोन मैकेनिज़्म हाइपरथायरायडिज़्म की स्टेट डेवलप होती है, फिर पेशेंट यूथायराइड में जाता है, फिर हाइपोथायरायडिज़्म में और फिर यूथायराइड में, ठीक है? तो इसके लिए आपको एज़ सच कोई थायराइड से रिलेटेड नहीं ट्रीटमेंट करना होता, सिर्फ़ आपने पेन को जो है ना सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, एस्पिरिन, एनसेड और स्टेरॉइड्स वगैरह देने होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जी अब हमारे पास रीडल्स थायराइडाइटिस। रीडल्स थायराइडाइटिस जो है ना इसका दूसरा नाम इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस भी है। अगेन दूसरा नाम आप याद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस, इन्वेसिव से आपको पता चल रहा है कि इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो थायराइड से आगे जा रही है, ठीक है? फाइब्रस है, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन है, ठीक है? अब मोस्टली जो है ना इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट हाइपोथायराइड तो होता ही होता है, ठीक है? लेकिन दूसरे सिम्पटम्स जो है ना वहाँ पर भी ये जा रहा होता है। वैसे एज़ सच आपका थायराइड जो है ना वो पेनफुल नहीं होता, ये मैंने पहले बात बता दी है, लेकिन वो बहुत ही फिक्स्ड और रॉक लाइक होता है, ठीक है? और इसकी जो पैथोलॉजी है वो इस तरह से होती है कि बेसिक आपकी ये IgG4 रिलेटेड डिज़ीज़ हम इसको कहते हैं कि प्लाज़्मा अगर आप इसकी बायोप्सी भी करते हैं ना तो आपको IgG4 प्लाज़्मा सेल्स मिलते हैं, ठीक है? और कुछ ना कुछ इसमें जो है ना फाइब्रोसिस, क्योंकि फाइब्रस है, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन होके जिस तरह वहाँ पे स्कार स्कार बना हुआ होता है या फाइब्रोज्ड हुआ हुआ होता है ना आपका थायराइड, उसी तरह की पिक्चर होती है, ठीक है? इवन हिस्टोलॉजी पे भी आपको थायराइड की जब आप बायोप्सी भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह से फाइब्रस टिश्यू और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, ठीक है? और दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है इन्वेसिव वाला जो वर्ड है ना कि इधर-उधर के स्ट्रक्चर्स को इसने जो भी थायराइड के आस-पास है ना उसको इन्वॉल्व किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रेकिया को इन्वॉल्व किया हुआ है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को इन्वॉल्व किया हुआ है तो हॉर्सनेस होगी, ठीक है? तो आप ना इसको अक्सर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, हम अभी थायराइड के जो कैंसर्स हैं ना वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एनाप्लेज़िया या एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में भी यही सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है? उसकी भी एक्सटेंशन इसी तरह से सब जगहों पे होती है, तो उसके साथ आपने इसको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट है जी हमारे पास कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज़्म जो इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा जाता है और इसका एक टिपिकल एमसीक्यू जो है ना वो क्या है कि मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ना वो क्या है आपके पास हाइपोथायरायडिज्म है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हमारे पास कॉजेज़ हैं 2-3 कॉजेज़। एक तो आयोडीन डेफ़िशिएंसी की वजह से बच्चों में डेवलप हो सकता है। दूसरा है कि थायराइड डिसजेनेसिस हुई हुई है कि ड्यू टू एनी रीज़न डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटी की वजह से थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, ठीक है? या फिर डिसहार्मोनोजेनेसिस हुई हुई है, ठीक है? कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम है, T3, T4 की सिंथेसिस में, ठीक है? सो ये 3 कॉजेज़ हैं। और फाइंडिंग्स इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। 6 पीस से हमने याद रखनी होती है। पेशेंट बच्चा होगा आपके पास, उसकी पॉट बेली होगी, ठीक है? पेल होगा वो, फेस उसका पफ़ी होगा, अम्बिलिकस प्रोट्रूड कर रही होगी, टंग प्रोट्रूबरेंट होगी और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होगी, ठीक है? तो इस तरह के अगर सिम्पटम्स आएँगे तो आपको 1 मिनट नहीं लगना चाहिए क्रिटिनिज़्म डायग्नोज़ करने में। नेक्स्ट अब जो हमारे पास ये अदर कॉजेज़ हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं। वैसे तो ये 2-3 लाइनें हैं सिंपली, ठीक है? लेकिन इसमें जो असल कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा इसी में ही है। बाकी तो ये सारी ईज़ी चीज़ें थी, तो इसको ज़रा ना अब आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है? अब आप देखेंगे यहाँ पे वो कहता है कि जी अदर कॉजेज़ में आपके पास है आयोडीन डेफ़िशिएंसी, ठीक है? कि आयोडीन डेफ़िशिएंसी है, ऑब्वियसली आपको नॉर्मल थायराइड की डेवलपमेंट के लिए आयोडीन चाहिए, वो नहीं होगा तो पेशेंट जो है वो गॉइटर के साथ प्रेज़ेंट करेगा। अब गॉइटर क्यों होता है इसके अंदर? क्योंकि आयोडीन की डेफ़िशिएंसी है, T3, T4 नॉर्मली जो है ना वो क्या करेगा जब बॉडी के अंदर कम होगा तो वो TSH को जाके स्टिमुलेट करेगा कि भाई बॉडी के अंदर T3, T4 ज़्यादा करो, क्योंकि हमें थायराइड हार्मोन को कंपनसेट करना है। अब उसको नहीं पता कि बेसिक डेफिशिएंसी तो आयोडीन की है जिसकी वज़ह से ये नहीं हो रहा, तो TSH जो है वो कॉन्स्टेंटली थायराइड को स्टिमुलेट करता रहेगा और थायराइड जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है? गॉइटर जो है ना वो सिर्फ़ एनलार्ज्ड थायराइड के लिए एक वर्ड है, ठीक हो गया? दूसरी चीज़ है अब हमारे पास आयोडीन एक्सेस, वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट।
अब वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट जो है ना वो आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है? कि नॉर्मल, अब मैं पीछे आपको बता के आई थी वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब भी एक्सेसिव आयोडीन आप डाइट में दे रहे हैं ना, तो वो किस चीज़ की तरफ लेके जा सकती है, हाइपरथायराइडिज़्म की तरफ। लेकिन हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि अगर हम बहुत ज़्यादा आयोडीन की एक्सेस भी ले रहे हैं ना, तो बॉडी उसको हाइपरथायराइड में नहीं जाने देगी, ठीक है? बल्कि बॉडी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना, वो ये सिग्नल्स देगी कि भाई ऑलरेडी बहुत है और नहीं बनाने की ज़रूरत, तो वो ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट कर देगी, ठीक है? ऑर्गेनिफिकेशन इनहिबिट होगी, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी और बॉडी जो है वो उल्टा हाइपो में चली जाएगी, ठीक है? अब ये है हमारे पास जो आयोडीन एक्सेस से वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, मतलब जिसके अंदर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कोई थायराइड इलनेस नहीं है, वो तो इस चीज़ को जो है ना वो एस्केप कर जाते हैं, ठीक है? लेकिन जिनके अंदर कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है थायराइड की, ठीक है? उसकी मैं भी आपको एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। वो इसको नहीं कर पाते, ठीक है? अब वो किस तरह से, उसका हमारे पास जो लिंक है ना वो है एमियोड्रोन के साथ। एमियोड्रोन जो है ना इसके अंदर बेसिकली आयोडीन होता है, ठीक है? इसके नाम में भी अगर आप देखें आईओडी, ठीक है? आयोडीन वाला है। तो अब ये किस तरह से हमारे पास जो है ना वो हाइपोथायराइडिज्म करवाता है, ठीक है? इसको अब हम देखते हैं। नॉर्मली होना ये था हमारे पास कि वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट ने जो है वो हमें इससे प्रोटेक्ट करना था, ठीक है? अब हमने पेशेंट को दिया है एमियोड्रोन, ठीक है? एमियोड्रोन ने 2 इसके फंक्शंस आपने याद रखने हैं। एक ये कि जो हमारे पास T4 से T3 में कन्वर्जन है ना, पीछे अगर आप जाएँ ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली पिक्चर जो है ना आप खोलें, जहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है? इसके अंदर ये वाला जो स्टेप है ना हमारे पास, जहाँ पे ये T4 T3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये इस कन्वर्जन को स्टॉप करता है एमियोड्रोन, ठीक है? एक चीज़ आपने ये याद रखनी है और दूसरी ये याद रखनी है कि इसको ये स्टॉप करने का मतलब ये है कि 5-डी आयोडीनेज, ये जो एंजाइम है ना, ये इसको बेसिकली इनहिबिट कर रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये मिमिक करता है T4 को, ठीक है? एज T4 ये एक्ट कर रहा होता है, ठीक है? सो ये 2 बातें हो गई कि एक तो इसने T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देना, ठीक है? और दूसरा ये एज T4 या मिमिक कर रहा होता है T4 को। अब जो हमारे पास वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट है ना, उसने भी क्या करना है, उसने आयोडीन की जब एक्सेस होती है ना, तो वो हाइपोथायराइड में बॉडी को लेके जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो इस वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट को एस्केप कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई प्री एक्जिस्टिंग इलनेस नहीं है, मैं अगर एमियोड्रोन ले रही हूँ, ठीक है? तो मेरे अंदर ये हाइपोथायराइडिज़्म डेवलप नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर कोई हाशिमोटो वाला पेशेंट, ठीक है? कोई ससेप्टेबल पेशेंट, ठीक है, जिसको हाशिमोटो थायराइडाइटिस है या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग थायराइड की इलनेस है ना, वो अगर एमियोड्रोन ले रहा होगा ना, तो वो इस वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट को एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है? वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट बेसिकली हमारे पास क्या था कि टीएसएच की उसने स्टिमुलेशन को कम कर देना होता है। T3 T4 जो है, जब हमारे पास अचानक से ज़्यादा हो जाता है ना कि आयोडीन एक्सेस होती है, तो वो बॉडी कहती है ओहो ये तो काम ख़राब हो गया है, तो वो शट डाउन कर देती है इसकी प्रोडक्शन को, ठीक है? अब नॉर्मल पर्सन्स के अंदर ये वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट को एस्केप कर जाते हैं और बॉडी उस तरह से हाइपो में नहीं जाती है। लेकिन अगर एक पेशेंट ऑलरेडी जिसको कोई प्री एक्जिस्टिंग थायराइड इलनेस है, वो वुल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट को एस्केप नहीं कर पाता और उसकी बॉडी अफ़ेक्ट होती है और वो हाइपोथायराइडिज़म में जाती है, ठीक है? होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आयोडीन डेफ़िशिएंसी और आयोडीन एक्सेस, इन दोनों से हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होता है। किस तरह? क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी है, वो तो सिंपल है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, गोइटर डेवलप होगा क्योंकि सिग्नल जाएगा कि भाई T3 T4 नहीं है, वो TSH को स्टिमुलेट करेगा और वो थायराइड को इनलार्ज करता जाएगा। लेकिन जब आपके पास बेसिक कंपोनेंट ही नहीं है तो आप किससे बनाएंगे T3 T4 ना? तो डेफिशिएंसी वाला तो ईजी है। एक्सेस वाला जो है वो बेसिकली क्या है कि वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट को आप एस्केप नहीं कर पाते। अब वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट क्या है कि बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए जब आयोडीन की एक्सेस होती है ड्यू टू एनी फॉर्म, ठीक है, कि वो एमियोड्रोन के थ्रू अगर हो रही है, तो वो बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, हाइपोथायराइड वाली स्टेट में चली जाती है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किस हाइपोथायराइड में है या हाशिमोटो आपको थायराइडाइटिस है, तो क्या होगा
कि बॉडी उसको एस्केप, वुल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट को एस्केप नहीं कर पाएगी, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो मेरा बताने का मकसद था कि ये 5 डीआयोडीनेज़ एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है? और T4 की इनटू T3 कन्वर्जन को भी ये इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है? सो एक ये चीज़ भी है कि इसने अब हमारे पास क्या करना है, T4 से T3 की कन्वर्जन को भी ये डिक्रीज़ करती है और इस तरह से भी हाइपोथायरायडिज़्म करवा रही होती है, ठीक है? और बॉडी को ये चीज़ लग रही होती है कि हमारे पास T4 को क्योंकि ये मिमिक कर रही है ना, तो बॉडी को लग रहा होता है कि T4 तो हमारे पास है, इसलिए TSH जो है ना वो कम रिलीज़ होता है, ताकि T3, T4 जो है वो और कम हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास कलेक्टिवली जो है ना ये हाइपोथायराइड वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है? और अगर आप, ये तो हमने एक हाशिमोटो वाली पेशेंट को दिया, अगर आप एमियोड्रोन एक हाइपरथायराइड वाले पेशेंट को देंगे, ठीक है? सो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पेशेंट को आप आयोडीन से लोड कर रहे हैं, जिसको ऑलरेडी हाइपरथायराइडिज़्म डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है? सो उसमें मज़ीद थायराइडाइटिस होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से आपने जब भी एमियोड्रोन स्टार्ट करनी है, पेशेंट का TSH का जो स्टेटस है ना, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? होपफुली मैंने बहुत कोशिश की है कि आप सबको जो है ना ये समझ आ जाए। तो अगर फिर भी किसी को इसमें कोई इश्यू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरी या चौथी चीज़ है वो है नॉन थायराइडल इलनेस सिंड्रोम, जिसको यूथायराइड सिक सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है? अब ये क्या चीज़ है यूथायराइड सिक सिंड्रोम? यहाँ पे जी अब आपकी अगेन आप उस पिक्चर पे जाएँ, उसमें देखें कि जब T4 T3 में कन्वर्ट होता है ना, तो रिवर्स T3 भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब वो जो रिवर्स T3 है ना, वैसे तो उसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वो T3 का ही आइसोमर है हमारे पास, लेकिन वो इस चीज़ में, ये जो हमारे पास यूथायराइड सिकनेस सिंड्रोम है ना, सिक सिंड्रोम, इसके अंदर हमारे पास वो उसका रोल होता है। अगर आप देखें ना तो जो यूथायराइड सिक सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि जो एक पेशेंट है जो क्रिटिकली इल है, ठीक है? जिसको डिबिलिटेटिंग कोई मसला है और वो बिल्कुल उसका चलना-फिरना बंद हुआ हुआ है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जब आप TSH करवाएँगे ना, तो अक्सर क्या होता है कि T3, T4 लेवल्स भी लो होते हैं और TSH भी लो होता है, ठीक है? तो आप ये समझेंगे, जैसे मैंने आपको पहले सेकेंडरी टर्शरी बताया था, आप तो सेकेंडरी और टर्शरी थायराइड समझ के बैठ जाएँगे कि इसको तो, ये तो हाइपोथायराइड में है और इसको तो जी कुछ सेंट्रल मसला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर फिर आप देखते हो रिवर्स T3 को, ठीक है? अगर तो उसका रिवर्स T3 इंक्रीज़ हुआ हुआ है ना, तो दैट मीन्स कि पेशेंट को कोई हाइपोथायराइड वाला मसला नहीं है, ये यूथायराइड सिक सिंड्रोम है, ठीक है? जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर हो जाती है, ठीक है? सो आप रिवर्स T3 के लेवल्स देखोगे। अब रिवर्स T3 के लेवल्स ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्यों इंक्रीज़ हुए हुए होते हैं? क्योंकि उनका सारा का सारा मेटाबॉलिज़्म ही अफ़ेक्ट हुआ हुआ होता है। बॉडी जो है वो क्लियर नहीं कर पा रही होती रिवर्स T3 को, आउट ऑफ द बॉडी उसको नहीं रिलीज़ कर पा रही होती, ठीक है? सो वो बॉडी में रिटेन होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड क्लीयरेंस, ठीक है? सो ये हमें बताता है। और अगर T3 रिवर्स T3 का लेवल भी कम होगा तो हमें होगा कि अच्छा, अब इस क्रिटिकली इल पेशेंट को कोई सेंट्रल हाइपोथायराइड है, ठीक है? अब वो फिर उसका हम फर्दर वर्कअप करेंगे आगे। इसके अलावा जो है अब हमारे पास और किस तरह से हाइपोथायराइड हो सकता है, वो ये है कि जब आप ग्रेव्स डिज़ीज़ या किसी मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट का थायराइड रिमूव करते हैं ना, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, आपने उसके थायराइड रिमूव कर दिया है तो आपको कुछ सप्लीमेंट देने होंगे। तो उसके बाद हाइपोथायरायडिज़्म डेवलप हो सकता है। आपने किसी पेशेंट को रेडियो आयोडीन थेरेपी दी है, उसके बाद हो सकता है, ठीक है? या आपने कोई उसको रेडिएशन से एक्सपोज़ करवाया है, ठीक है? सो या फिर अगेन कोई भी कुछ लिम्फोमा है, हेड नेक का कैंसर था, उसके लिए आपने रेडिएशंस दी हैं जिसकी वजह से उसका थायराइड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो वो हाइपोथायराइड में गया है। तो इसकी जो है वो मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। सो नेक्स्ट अब है हमारे पास हाइपरथायरायडिज़्म। हाइपरथायरायडिज़्म में जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है ना, वो है ग्रेव्स डिज़ीज़, ठीक है? अब ग्रेव्स डिज़ीज़ भी बेसिकली आपके पास ऑटो इम्यून डिज़ीज़ ही है, ठीक है? इसके अंदर भी उसी तरह से आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी अपनी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है? इसमें जैसे वहाँ पे HLAs थे DR3 और 5, यहाँ पे भी हमारे पास HLA DR3 है और HLA B8 है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उन्होंने थायराइड के ऊपर जो TSH रिसेप्टर्स हैं, इनको स्टिमुलेट करना होता है, ठीक है? और TSH रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो वहाँ से T3 और T4 की प्रोडक्शन होती है, ठीक है? सो सॉरी।
तो उसके बाद अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो है, एक तो ऑफ्थेल्मोपैथी है, ठीक है? और दूसरा है प्री टिबियल मिक्सेडीमा, ठीक है? अब ये प्री टिबियल मिक्सेडीमा और ऑफ्थेल्मोपैथी दोनों का मैकेनिज़्म जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, एक्सेप्ट कि लोकेशन जो है ना वो डिफरेंट है। फाइब्रोब्लास्ट की जो है ना वो ग्रोथ हो रही है अगर तो ऑर्बिटल रीजन में, वहाँ पे वो ऑर्बिटल वही ऑर्बिटोपैथी करवाएगा, ठीक है? और अगर डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं तो वो फिर प्री टिबियल मिक्सेडीमा मोस्ट कॉमनली करवाते हैं। अब ऑफ्थेल्मोपैथी जो है ना ये पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रही होगी कि इस तरह से आइज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सॉफ्थेल्मोस यही होता है कि आइज़ ऐसे लग रहा होता है जैसे बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ठीक है? प्रोट्रूजन हुई हुई होती है आइज़ की, और आइज़ के इर्द-गिर्द जो है ना वो एडिमा भी होता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा जिसको आप कहते हैं। वैसे ऑकुलर सिम्पटम्स नहीं होते हैं कि पेशेंट की विज़न से रिलेटेड या उस तरह से, लेकिन प्रोप्टोसिस और ये एडिमा ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और इवन जो है कोल्ड एयर या कोई ब्राइट लाइट जो है ना वो भी पेशेंट की ये ऑफ्थेल्मोपैथी को वर्सन कर सकती है। अब इसका जो मैकेनिज़्म है ना कि ये फाइब्रोब्लास्ट किस तरह से आते हैं, कैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, वो वही है जो पीछे भी मैंने आपको ऑस्मोसिस वाला बताया था ना कि टी सेल्स की एक्टिवेशन होती है, लिम्फोसाइट्स आते हैं और जो ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स हैं, ठीक है? वो वहाँ पे बेसिक रिलीज़ होते हैं, वहाँ से ही आपके ये फाइब्रोब्लास्ट रिलीज़ होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड और ये सब, और वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ना वाटर रिटेंशन करते हैं और मसल्स जो हैं वो फुल हो जाते हैं, ठीक है? या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हिस्टोलॉजी पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे टॉल क्राउडेड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, ठीक है? और कोलॉइड जो है ना वो उसका अंदर वाला पोर्शन होता है, वो इस तरह से स्कैलॉप्ड सा होता है, ठीक है? तो ये एक स्पेसिफिक सी आपसे हिस्टोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज़ जो है ना वो नहीं पूछे जाएँगे, तो इसको अगर आप ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपको ऐसे नहीं भी याद होते हैं ना, ये ज़्यादातर हैं यूएसएमएलई स्टेप्स के लिए जो है ना हिस्टोलॉजीज़ और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 के लिए अगर आप इसको देख रहे हैं तो उसमें आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो अगर हम लैब्स पे आएँ तो उसमें हमारे पास है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमें मिलेंगी, ठीक है? जो ये टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है? और T3 T4 ऑब्वियसली उसी तरह से ज़्यादा हुआ हुआ होगा, टीएसएच कम हुआ हुआ होगा, ठीक है? ट्रीटमेंट में हमारे पास एंटी थायराइड हमने, जिसको हम थियोनामाइड्स कहते हैं, जो हम फार्माकोलॉजी वाले सेक्शन में देखेंगे, थियोनामाइड्स हम देंगे, बीटा ब्लॉकर्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन या सर्जरी, ठीक है? अब टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर जो है ना इसके अंदर क्या होता है, इसमें बेसिक हमारे पास जो है नाम से ही पता चल रहा है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, तो मल्टीपल नोड्यूल्स बने हुए होते हैं। अब वो क्यों, ये नोड्यूलर अपीयरेंस क्यों होती है, तो होता ये है कि आपके जो थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स हैं ना उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो हाइपर फंक्शनिंग होते हैं, ठीक है? और वो टीएसएच का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? वो उससे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि टीएसएच के अपने रिसेप्टर्स में भी इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से, या फिर ये जो सेल्स हैं, ठीक है, यही बस उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स हैं ना टीएसएच के, वो होते तो इन्हीं सेल्स के ऊपर हैं। तो बेसिक क्या होगा कि ये रिसेप्टर की म्यूटेशन होती है, टीएसएच रिलीज़ हो के इसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करेगा भी, बट ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से हाइपर फंक्शनिंग जो पैचेस बनेंगे ना, वहाँ से कहीं पे जहाँ पे हाइपर फंक्शनिंग हो रही होगी वहाँ से जो आपका थायराइड है वो ऐसे नोड्यूल्स ही बन जाएगी, जहाँ पे नॉर्मल होगा वो सरफेस जो है वो स्मूथ होगी, ठीक है? सो अभी हम नोड्यूल्स के ऊपर ना हॉट नोड्यूल और कोल्ड नोड्यूल का भी मैं आपको बता देती हूँ कि हॉट नोड्यूल जो है ना वो कैंसरस नहीं होती, ठीक है? हाइपर फंक्शनिंग ज़रूर होती है बट वो कैंसरस नहीं होती। इसके लिए आप क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है ना वो करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है? ऑल्दो ये प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को आपने नहीं करवाना होता, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बट अदरवाइज़ ये हॉट नोड्यूल अगर होगी तो वो आयोडीन को अपटेक कर लेगी, तो वो हमें पता चलेगा कि ये कैंसरस नहीं है। जबकि कोल्ड नोड्यूल जो है वो अपटेक नहीं करती है और उसके कैंसर होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है? या वो कैंसरस होती है। उसके बाद है हमारे पास अब थायराइड स्ट्रॉम। थायराइड स्ट्रॉम जो है ना ये ऐसे नहीं होता कि किसी भी पेशेंट को हो जाए जो ऑलरेडी, जिसको कोई थायराइड प्री एग्जिस्टिंग कोई थायराइड डिजीज़ है उसके अंदर ही थायराइड स्ट्रॉम होता है। यानी कि एक्यूटली जब आपके फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है हाइपरथायराइडिज्म का, उसको जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन या कुछ एक्यूटली अफेक्ट होता है ना, कोई ट्रॉमा, कोई सर्जरी, कोई इन्फेक्शन, कुछ भी एक्यूट स्ट्रेस आएगा तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो थायराइड स्ट्रॉम में जाता है।
सो स्ट्रॉम में नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा ही सिवियर होने वाला है। और इसमें से जो आपके पास एमसीक्यू पॉइंट है ना, वो ये है कि कॉज ऑफ डेथ थायराइड स्ट्रॉम में क्या होती है, टैकीआरिथमियाज। क्योंकि आपको पता है थायराइड का जो हाइपरथायराइडिज्म में है वो यही है कि टीएसएच ने क्या करना होता है, T3 T4 को ज़्यादा करना है। और T3 T4 जब बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से आपके सारे के सारे जो नॉर्मल फंक्शन है वो एग्जैजरेट हो जाते हैं और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो हार्ट रेट के ज़्यादा होने की वजह से हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम सब कुछ ज़्यादा होने की वजह से एरिथमियाज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम इसका देखें तो इसमें हमारे पास 4 पीज़ हैं, प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर है और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अब ये बेसिक क्या करते हैं, ये थायराइड की प्रोडक्शन को कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर भी आपको मैंने शुरू में बताया था कि T4 की T3 में जो कन्वर्जन है ना उसको ब्लॉक करता है। और पोटाशियम आयोडाइड भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब पोटाशियम आयोडाइड देने का क्या यहाँ पे है, हम एक तो पेशेंट ऑलरेडी हाइपरथायराइड है, थायराइड स्ट्रॉम में है, हम उसको पोटाशियम आयोडाइड दे रहे हैं। सो आयोडीन लोड की वजह से क्या होता है, वाया वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट। अगेन वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो समझ आई होगी तो ये सारी बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। सो वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट की वजह से हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होगा और T4 की सिंथेसिस जो है, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और T4 की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है कि थायराइड स्ट्रॉम वाला जो पेशेंट है ना, उसको अगर आप ये दे रहे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसका एक ये भी है कि जो थायराइड स्ट्रॉम वाला पेशेंट है ना, उस वो एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है उसके जो जब आप एक्सोजेनसली उसको दे रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो उसकी जो अपनी कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन है वो डिप्लीट हो जाती है, तो पेशेंट जो है वो एड्रिनल इनसफिशिएंसी में भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो अदर कॉजेज़ हैं उसमें देखें तो एक तो है जी एक्सोजेनसली थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। कि अगर कोई पेशेंट इसका जो है ना अब्यूज़ पोटेंशियल है थायरॉक्सिन का, क्योंकि ये आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करता है, तो पेशेंट्स जो है ना वेट लूज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए ये, ठीक है। सो एक्सोजेनस थायरोटॉक्सिकोसिस एक रीज़न हो सकती है। दूसरा, अगर स्ट्रोमा ओवराई ट्यूमर है ओवरी का, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक टॉपिकली वहाँ से थायराइड प्रोड्यूस हो रहा होता है जहाँ से नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कॉज ये हो सकती है। तीसरा है हमारे पास कंट्रास्ट इंड्यूस्ड थायराइडाइटिस, ठीक है। कंट्रास्ट, अच्छा इसको मैं बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट जो ड्रग इंड्यूस्ड थायराइडाइटिस एमियोड्रॉन है ना, ये भी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि नॉर्मली एमियोड्रॉन का क्या इफेक्ट होता है। फिर ज़्यादा हमने पीछे किया था कि एमियोड्रॉन अगर आप किसी हाशिमोटो वाली पेशेंट को देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मज़ीद हाइपो में जाएगी। और अगर आप किसी हाइपरथायराइड वाले पेशेंट को एमियोड्रॉन देंगे तो वो भी मज़ीद हाइपर, जिसको प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई थायराइड इलनेस है, तो एमियोड्रॉन जो है ना वो आपके ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन भी करवाता है, ठीक है। और T4 की कन्वर्जन को भी T3 में ब्लॉक कर देता है, T4 को मिमिक करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हाइपर की तरफ लेके जाती हैं और ड्रग इंड्यूस थायराइडाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं जी कंट्रास्ट इंड्यूस थायराइडाइटिस में, जिसका नाम उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ड बेस्डो फिनोमेना या ऑड बेस्डो फिनोमेना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे सिंपली आप लिख लें कि ये आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म हमारे पास हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आयोडीन इंड्यू के अगर पीछे अगर आपको याद हो ना, अगर नहीं आपको इस तरह से याद आता तो आप बेशक जो चीज़ मैंने पीछे पढ़ाई भी होती है वहाँ पे जाके एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें, ठीक है। तो आयोडीन इंड्यूस्ड, आयोडीन की एक्सेस की वजह से और डेफिशिएंसी दोनों की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था। अब यहाँ पे आयोडीन की वजह से हाइपर किस तरह होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी की बात है। ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है जिनके अंदर कोई टॉक्सिक एडिनोमाज डेवलप हुए हुए होते हैं ना, उनके अंदर यॉर्ड बेस्ड फिनोमेना होता है कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। जो माउंटेन्स या हिली एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पे आयोडीन वेस्ट हो रहा होता है। तो इस तरह के इलाकों में अगर आप किसी पेशेंट, वहाँ से कोई पेशेंट आया और उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं या आयोडीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो हाइपरथायराइडिज्म में जा सकता है अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक एडिनोमा वाली कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई मसला है तो, ठीक है। सो ड्रग्स जो है ना, आप कौन कौन से जो अफेक्ट कर सकते हैं, अगेन एमियोड्रॉन है, ठीक है। सो आपने हमेशा पेशेंट का जो है ना पहले थायराइड वर्कअप स्टार्ट कर लेना है उसको एमियोड्रॉन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। उसका TSH वगैरह और T3 T4 आपने करवा लेने हैं, ताकि अगर कोई भी एडिनोमा है या कोई हाइपर वाली स्टेट है तो आप पहले ही
डायग्नोस कर लें, ठीक है। इवन के कुछ एक्सपेक्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पोटाशियम आयोडाइड है, तो उसकी वजह से भी ये ऑड वेस्टो फिनोमेना हो सकता है और पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म वाली स्टेट में जा सकता है। नीचे अब हमारे पास हैं कॉजेज़ ऑफ थायराइड, सॉरी कॉजेज़ ऑफ गॉइटर या एनलार्ज थायराइड, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि गॉइटर जो है ना वो बेसिकली हम एनलार्ज्ड थायराइड को कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आपके पास टीएसएच जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन ग्लैंड में कोई अपना मसला है, T3 T4 का कोई मसला है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। ग्लैंड T3 T4 बना ही नहीं पा रहा और उधर से टीएसएच की स्टिमुलेशन होती जा रही है, तो हमारे पास क्या होता है, ग्लैंड एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो एक बात तो ये हो गई कि हमारे पास गॉइटर है क्या, एनलार्ज थायराइड है। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ के ऊपर आते हैं तो ग्रेव्स में भी हो सकता है जो हाइपरथायराइडिज्म है, हाशिमोटो जो कि हाइपो है उसमें भी हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है और टीएसएच सिक्रीटिंग अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और नोड्यूलर में टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर है, थायराइड एडिनोमा, थायराइड कैंसर, थायराइड सिस्ट है, ठीक है। अब थायराइड एडिनोमा अगर हम देखते हैं तो ये क्या चीज़ है थायराइड एडिनोमा। आपके थायराइड में कोई एक अगर ग्रोथ है ना, सोलिटरी ग्रोथ, अगर मल्टीपल ग्रोथ्स होंगी तो वो हमारे पास मल्टीनोड्यूलर चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोलिटरी ग्रोथ की, ठीक है, बिनाइन सोलिटरी ग्रोथ, वो थायराइड एडिनोमा होती है। अब हमें जो है ना ये देखना है कि आइदर वो फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। अब इस बात का क्या मतलब होता है फंक्शनल नॉन फंक्शनल, यानी कि वो हार्मोन सिक्रीट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। और कहीं वो मैलिग्नेंट तो नहीं है, उसके लिए अगेन वही कोल्ड और हॉट वाली बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और यहाँ पे जी हिस्टोलॉजी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी जो है ना वो फॉलिकुलर है, एब्सेंस ऑफ कैप्सूलर या वैस्कुलर इन्वेजन अनलाइक फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ठीक है। ये बात हम अभी कैंसर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बता दूंगी कि होता ये है कि जो फॉलिकुलर एडिनोमा है उसमें आपका कैप्सूल होता है और इर्द गिर्द के एरियाज़ को या इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को उसने इन्वॉल्व नहीं किया होता। लेकिन जो फॉलिकुलर एडिनो कार्सिनोमा है, जो कैंसर है जिसके नाम में ही, सो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, इन्वेजन ज़्यादा होगी और इर्द गिर्द वाले स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो बनता है हमारे पास फाइनली फाइन नीडल एस्पिरेशन से, ठीक है। और अगर डिटेक्ट हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट है हमारे पास कि थायराइडेक्टमी की जाए, ठीक है। अब थायराइडेक्टमी की मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें से 2-3 यहाँ पे लिस्ट कर दी गई हैं कि तो अगर आपने पैराथायराइड ग्लैंड को भी साथ ही रिमूव कर दिया है तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के डैमेज होने की वजह से हॉर्सनेस हो सकती है और एक्सटर्नल ब्रांच जो है सुपीरियर लैरेंजियल की, इसकी इंजरी की वजह से लॉस ऑफ टेनर, यानी कि जो हाई नोट्स होती हैं ना स्पेशली सिंगर्स के लिए ये ज़रा मसले की बात होती है, वो नहीं वो कर पाते, ठीक है। अब 4 हमारे पास टाइप्स हैं, पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी और अनडिफरेंशिएटेड। इसमें से जो एमसीक्यूज़ आते हैं ना वो मैं आपको बताती जाती हूँ, सारी ही लाइंस जो है ना वो पेट एमसीक्यूज़ हैं। पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, 80% यही होता है। इसमें ऑर्फन एनी न्यूक्लियस जो है ना वो हमें मिलते हैं। ये पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे कि बीच में से ये क्लियर पोर्शन है, ठीक है, और साइड से ये दिखा हुआ है, तो ये ऑर्फन एनी आइज होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा समोमा बॉडीज़ हमारे पास मिलती हैं और 2 समोमा बॉडीज़ जो है ना ओवरी और लंग्स के या ब्रेन कैंसर्स में भी हमें मिल सकती हैं। लेकिन जहाँ पे थायराइड के साथ समोमा बॉडीज़ की बात हो वहाँ पे हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये पेपिलरी कार्सिनोमा की बात हो रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियर ग्रूव्स हैं। अब ये न्यूक्लियर ग्रूव्स क्या होते हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं ना उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ डार्क लाइंस हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। ये 2-3 फाइंडिंग्स होती हैं और इसमें से जो एमसीक्यू मज़ीद आता है वो ये है कि कौन से लोग जो हैं वो पेपिलरी कार्सिनोमा के रिस्क पे होते हैं, थायराइड वाला स्पेसिफिकली। जो रेडिएशन से एक्सपोज हुए हुए होते हैं ना ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड रेडिएशन है। बाकी इसके अलावा हमें बायोप्सी के ऊपर पेपिलाज मिलते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट वही है, सर्जरी है और रेडियो एक्टिव आयोडीन है। फिर है जी हमारे पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा। अब फॉलिकुलर एडिनोमा और अच्छा एक बात जो पेपिलरी कार्सिनोमा की है ना जो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, लिम्फेटोजीनस स्प्रेड होता है लिम्फेटिक्स के थ्रू, ठीक है। और फॉलिकुलर का स्प्रेड जो है वो हेमाटोजीनस होता है। अब फॉलिकुलर कार्सिनोमा और एडिनोमा का डिफरेंस ये है कि एडिनोमा में कैप्सूल होता है उसके बाहर और कार्सिनोमा में वो कैप्सूल नहीं होता, ठीक है। और रास म्यूटेशन जो है इसकी एसोसिएशन
उसके साथ है। जो पेपिलरी था उसकी रेट म्यूटेशंस के साथ और BRAF म्यूटेशंस के साथ है। ये इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं इसको। और PAX8 और PPAR गैमा ट्रांसलोकेशन के साथ है, ठीक है। इसका भी अगेन ट्रीटमेंट वही है, आपके पास थायराइडेक्टमी है और रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ करते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा है इसके बाद। इसमें हमारे पास जो है ना वो पैराफॉलिकुलर C सेल से ये कैंसर ओरिजिनेट होता है, और जो C सेल्स है ना वो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो है ना वो बेसिक पैराथायराइड का ऑपोजिट है। पैराथायराइड कैल्शियम की रेगुलेशन में होता है, ठीक है। वो सीरम के अंदर कैल्शियम, अगर कैल्शियम कम हो तो पैराथायराइड को एक्टिवेट करते हैं और वो कैल्शियम को ज़्यादा करता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन का ऑपोजिट इफेक्ट होता है इससे। और कॉन्गो रेड स्टेन होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास नज़र आता है ना वो किस तरह से होता है, पॉलीगोनल सेल्स हैं, ठीक है, इन द अमाइलाइड स्ट्रोमा। और अमाइलाइड जहाँ पे भी होगा ना, आगे भी हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इसको देखेंगे, वहाँ पे ये कॉन्गो रेड स्टेन से ही स्टेन होता है, ठीक है। इसकी एसोसिएशन में रेट म्यूटेशंस भी हैं, MEN2B 2A और 2B, ठीक है। और बायोप्सी में भी हमारे पास ये अमाइलाइड की ही अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। लास्ट पे है अब अनडिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक, ठीक है। इसमें ये है कि जी हमारे पास एक तो ओल्ड पेशेंट्स के अंदर होता है और दूसरा ये है कि नेक मैस होता है, ठीक है, और उसकी वजह से कंप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। अब आप याद करें कि ये कंप्रेसिव सिम्टम्स और किस थायराइड प्रॉब्लम में थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि डिज्निया, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस अगर ट्रेकिया को कंप्रेस कर सकता है, एसोफेगस को कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। सो वो था रीडल्स थायराइडाइटिस, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, थायराइड जो होगा ना वो पेशेंट का बहुत ही रॉक हार्ड होगा और पेशेंट यंग होगा, ठीक है। और इसके अलावा TP53 म्यूटेशंस के साथ इसकी एसोसिएशन है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट थायराइड कार्सिनोमा।